मोहम्मद शुएब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। उम्मीद करते हैं दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा और दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। सियासी मामलात क्या हैं, सबसे पहले इसी का जिक्र करते हैं। एक नया बयान जिसने हलचल सी मचा दी है और वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियाँ। कुछ ऐसा ही मामला हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए हैं और सेनेट का टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगाए। उस वक्त ये मामला हुआ है जबकि इमरान खान साहब बार बार एक बात करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है। जब बार बार वो बात करते हैं कि ऐसे मामलात ऐसी किसी इदारे में होने नहीं चाहिए, तो ऐसे वक्त में लियाकत जतोई साहब ने कहा है कि सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए में बेचा गया है। जो करोड़ों की बात होती थी उसी से मुताल्लिक ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले किए जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और इससे मुताल्लिक हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया गया है तो अब सबूत पेश किए जाएं। उन्होंने एक हार्श स्टैंस जो है उस पर लिया, लेकिन उस पर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनको ये मौका दिया जाए कि वो इस मामले को देखें और वो इस मामले को हल करें। वो कहते हैं कि अपने हैं, सिंध के दौरे पर भी इमरान खान साहब के वो साथ आए थे, तो ऐसे में इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक एंड सॉर्ट दिस इशू आउट। और ये कहना गलत ना होगा कि दो डॉक्टर्स इस वक्त ट्वीट्स के जरिए इस वक्त सर्जरी करना चाह रहे हैं इस मामले की। खैर जनाब, एक तो ये मामला, दूसरा एक और बड़ा अहम मामला वो है जाली अकाउंट स्कैंडल्स का, जिसमें सबसे बड़ी रिकवरी अब हो चुकी है। 21 अरब की सरकारी जमीन पर प्ली बार्गेन हुई है। 562 एकड़ अराजी सरकार को वापस मिल गई है। और इसमें एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि बिल्डर एहसान इलाही ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और इसके साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी के लिए मंजूर कादिर काका को 3.5 करोड़ की रिश्वत दी है। ये उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया है। एतराफ़ के साथ साथ ये जो एक बड़ा अहम मामला, इसमें बड़ी पेशरफ्त ये है कि प्ली बार्गेन का ये मामला हुआ है जिसमें सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। अच्छा, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं सिद्रा प्ली बार्गेन की, तो मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट इससे मुताल्लिक ये कह चुका है कि प्ली बार्गेन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर उसको देखेगा। लेकिन ज़ाहिर उसमें दो तरह के मामला हैं, शायद ये डिफरेंट है, दैट्स वाई प्ली बार्गेन इसमें हुई है। सदर मुमलिकत की कश्मीर प्रीमियर लीग पर कौम को मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अहम खेल का इफ्तिताह होने जा रहा है और खेलों की सरगर्मियाँ ज़ाहिर है इनका बहाल होना और ऐसी जगहों पर होना, ऐसे इलाकों में होना कि जहाँ पर पहले फोकस ना हो, तो ये बहुत अच्छी, बहुत खुशाइंद बात। और एक चीज़ ये भी शुएब कि ऐसी जगहों पर खेलों का होना कि जहाँ पर खेल और तफरीह दोनों चीज़ें साथ साथ, सयाहत साथ साथ। तो नाजरीन, अब जिक्र बड़े ही प्यारे अली सदपारा का, जिनके लिए अब निशाने पाकिस्तान दिया जाएगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इसकी सिफारिश कर दी है। इसके साथ साथ जनाब अहलिया को 30 लाख रुपए और बेटे को मुलाजमत भी दी जाएगी। कितनी अच्छी बात है। यस, साजिद सदपारा उनको मुलाजमत जो है वो दी जाएगी और जो दूसरे बेटे हैं उनको मुलाजमत दी जाएगी। इसके अलावा सदपारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड क्लाइंबिंग के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई है। ख्वाब तो उन्होंने एक स्कूल का देखा था, लेकिन अब देखिए कि उनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट जो है इंशाल्लाह कायम किया जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। हाँ, एक इंस्टीट्यूट जो पहले नहीं बना था, अब ये अली सदपारा के नाम से जो एक लड़ी शुरू होगी, वो ऐसे कितने हीरोज़ के काम आएगी। बिल्कुल सही बात है। अब आपको लेकर चलते हैं ज़रा मरीख, और लेकर इसलिए जा रहे हैं चूँकि वहाँ पर ले जा सकते हैं हम आपको, वहाँ के मनाजिर हमारे पास हैं। मरीख पर खिलाई गाड़ी, जो एक रोबोट वहाँ पर, आपको पता है ना कि आजकल गया हुआ, वहाँ की जो वीडियोज़ मौसूल हुई हैं, तो उससे मुतालिक हम आपको बता रहे हैं कि नई वीडियो जारी की गई है। और ये हिस्टोरिकल वीडियो है। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो और बहुत सारे कैमरे इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस वीडियो को शूट करने के हवाले से। और ज़ाहिर है ये इसलिए मिशन भेजा गया है वहाँ पर कि जो एंशिएंट लाइफ है उसके बारे में कोई मालूमात इकट्ठी की जा सके और ये रिसर्च में बहुत मुआविन साबित होगा ये मिशन। और इसलिए इस मिशन को इस बार ज़्यादा कवरेज भी दी जा रही है। बहुत से कैमरे इस्तेमाल हुए, वहाँ की जो फुटेजेस हैं वो हमने आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखी हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहला मामला है वो भी मामला है जो डस्का में इंतखाब हुए थे। मामला ये कि इंतखाब तो हुए थे, ऐलान अभी तक नहीं हुआ कि जीता कौन है। और ज़िमनी इंतखाब जो हुआ उससे मुताल्लिक ये कि रीपोलिंग होगी या नहीं होगी। इलेक्शन का नतीजा जारी अभी तक हुआ नहीं है, फैसला इससे मुताल्लिक हो नहीं सका। खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज मशकूक करार दे दिए हैं। 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराने की सिफारिश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शवाहिद जमा कराने के लिए आज तक की मोहलत दी है। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने उनका बाजू खींचा, चादर तक खींची गई, डीएसपी ने गोली मारने की धमकी दी। बड़ी संगीन ये इल्जामात हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। और इल्जामात सिर्फ इन पर, इनकी तरफ से नहीं लगाए जा रहे, सीधा इल्जामात दूसरी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ नदीम मलिक लाइव पर जो संगीन इल्जामात लगाए गए हैं इनके फैमिली के ऊपर
कि वो नशे का कारोबार करते हैं, उस पर उन्होंने डिनाई भी किया। बट एनीवेज ये जो इल्जामात लगाए गए हैं दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और संगीन नोयत किए हैं। बिल्कुल, और अभी तक शुएब क्लैरिफिकेशन किसी किस्म के सामने नहीं आ पा रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस पर। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम नवाज ने डस्का में री इलेक्शन का कहा और अच्छी इस बात इस पर यह कि इमरान खान साहब ने भी 20 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग करवाने का कह दिया। खान साहब ने मरियम नवाज की ये बात मान ली है, आप क्या कहती हैं, अब इस पर आगे क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज की बात मान ही न लें कहीं इमरान खान। ये इलेक्शन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की है आरओ ने, और जो इलेक्शन कमीशन जिस नतीजे पे पहुंच रहा है वो देखते हुए और वो परसीव करते हुए हमेशा की तरह एक ड्रामेबाजी करने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने, जो उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। वो जैसे वो नहीं पेट्रोल जो है वो 16 रुपए की समरी दिला के फिर 4 रुपए देते हैं, फिर कहते हैं कि वाह वाह करें कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं। यही हरकत यहाँ पे की है कि पहले पूरी रियासती दहशतगर्दी की इस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन को छीनने के लिए, और उसके बाद जब नज़र आ गया कि आरओ ने रिपोर्ट खिलाफ दी है, इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये तमाम मामला जो है उस पर नोटिस ले लिया और रिजल्ट रुक गया, तो उसके बाद ये तमाशा किया है कि जी वो मैं बहुत कमाल मेहरबानी से कह रहा हूँ कि दोबारा इलेक्शन जो है वो कर दें। इन 20 पोलिंग स्टेशन का जो है वो ये मान रहे हैं, तो जो पूरे डस्का सिटी के अंदर जो 4 से 5 घंटे पोलिंग हुई ही नहीं डस्का शहर के अंदर, जहां लोगों ने रखे हक रायदही इस्तेमाल ही नहीं किया, उसके पोलिंग रिजल्ट्स को हम कैसे मान लेंगे? वहां पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। इनकी गुंडागर्दी के जरिए इन्होंने वहां फायरिंग कराई, इन्होंने लोगों को वहां पे हरास किया, इन्होंने वहां पोलिंग स्टेशन बंद रखे। मैं नहीं समझती कि डस्का के पोलिंग स्टेशंस जो हैं उन पे लोगों को हक रायदही ना देकर इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल करा के इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आप इस पर अग्री नहीं कर रही और PMLN जिसने पहले कहा था रीपोलिंग का, अब वो इस मामले से भी पीछे हटते में दिखाई दे रही है। यानी हम ये समझें कि अब आप लोग कहते हैं कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। दैट शोज ये सीट कितनी अहम है। उस वक्त में जब मरियम नवाज कहते हैं कि मालूम होता खूनी इलेक्शन होगा तो वो ये सीट कुर्बान करती थी, लेकिन स्टिल ये सीट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा चलिए, ये तो मामला इस पर ज़रा इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेगा कि किस तरीके से मामला को आगे लेकर चलना है। लेकिन अब मुझे एक और मामले पर आपका कमेंट चाहिए। वो मामला है कि मरियम नवाज साहिबा की तबीयत से मुतालिक, जब वो कहती हैं नासाज तबीयत है, जब वो कहती हैं कि उनकी सर्जरी होनी है, सर्जरी बाहर से ही होनी है। यही मामला नवाज शरीफ साहब का भी था, इलाज मौलजे का। फिर वो कानूनी रास्ता अपनाया गया, वो बाहर चले गए, वापस नहीं आए। मरियम नवाज वाला ये मामला क्या ये भी उसी पैसेज से गुजरेगा, अदालती रास्ते से गुजरेगा और फिर बाहर चली जाएंगी? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल मरियम नवाज साहिबा से किया गया कि आप चूँकि वो एक दफ़ा डॉक्टर्स के पास गई, यहीं पर लाहौर में के डॉक्टर हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी जो है वो बीमारी के बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा है और उन्होंने आपको जो सजेस्ट किया। तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और जो पूरी बात थी वो ये थी कि जी मुझे बिल्कुल उन्होंने सर्जरी सजेस्ट की है जो बाहर होनी है, लेकिन आगे उन्होंने कहा लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रही, ना मैं जाना चाहती हूँ, ना मैं किसी को दरख्वास्त करूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात जो है इसको बिल्कुल ऑल टुगेदर स्किप कर दिया जाता है और वो मरियम नवाज साहिबा कहीं नहीं जा रही, ना किसी अदालत में जा रही हैं, ना मुल्क से बाहर जा रही है, ना वो किसी से कोई जो है वो रिलीफ मांग रही है। इंशाल्लाह इस हुकूमत को घर भेजने के बाद ही वो कहीं जाएंगी। लेकिन अगर अज़मा साहिबा मरियम नवाज चली जाती हैं बाहर, इन केस नवाज शरीफ ऑलरेडी बाहर हैं, मरियम भी ऐसे में चली जाती हैं, तो पार्टी के मामलात कौन देखेगा, कौन संभालेगा? अब तो एक बड़ी तहरीक आप लोगों ने शुरू कर रखी है PDM की। ये बहुत इफ एंड बट्स नहीं हो गए, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो बिल्कुल चिल करें। मरियम नवाज साहिबा इस हुकूमत का बिस्तरा पूरा गोल करके इनको घर भेजने तक कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पे। चलिए, ये नहीं कि हम इसको यूँ समझते हैं कि बेशक उनकी तबीयत नासाज है, बेशक सर्जरी बाहर सुने, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही, वो नहीं जाएंगी बाहर, ये उन्होंने कहा और ये आप भी कह रही हैं। फिर भी एक और मामले पर आपको कमेंट चाहिए कि हम देखते हैं कि PTI को रिलीफ मिल रहा है, PMLN के लिए झटके आ रहे हैं। जैसे कि कल का दिन परवेज रशीद साहब कागजात नामजदगी उनके जो मुस्तरद हुए थे, वो अपील भी मुस्तरद हो गई थी। क्या मौक़िफ़ है PMLN का इस पर? बड़ी सिंपल बात है। परवेज रशीद बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे हलकों के लिए नाकाबिले कबूल हैं, और उन्होंने जो है मिनिस्टर होते हुए मिनिस्टर इनक्लेव का बंगला इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस का पूरा लॉज इस्तेमाल नहीं किया। वो दरवेश आदमी पार्लियामेंट लॉज जो हमारा ये पंजाब हाउस है उसके एक छोटे से कमरे में वो जो है वो सालों मिनिस्टर होने के बावजूद वहाँ रहते रहे, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा मैं पैसे पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि तय हो गया है और जिस मुल्क में इंसाफ ये हो
कि फैसल वोडा जैसा दोहरी शरीयत रखने वाला आदमी, ऑफशोर कंपनियां रखने वाला आदमी, अपनी ज़ाती जो है वो मालूमात छुपाने वाला आदमी जो है वो अहल हो, तो वहाँ यकीनन परवेज़ रशीद जैसा एक शरीफ नफ्स, सादा और जमहूरियत पसंद आदमी जो है उसका उस हाउस में गुजारा नहीं हो सकता। उसको हाउस में ये शायद सेनेट जो है ये इन जैसे फैसल वाडा और अब्बड़ो साहब, जिनको खुद उनके लोग कह रहे हैं 35 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया, ये इन जैसे लोगों के लिए शायद बना है। परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, इन जैसे लोग जो हैं वो इन हाउसेस में ये रह गया है तकद्दुस इन हाउसेस का कि वहाँ पर इन जैसे लोग बैठेंगे और ये जो बड़े कद के लोग हैं ये हाउसेस में हो ना हो, हाउसेस इनकी मजबूरी है, ये हाउसेस की मजबूरी। ठीक है अरे साहबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और सियासी सूरत हाल जो है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदनान साहब मुझे बताएं कि स्पेशली इस सेनेट के मामलात जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, मामलात बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं हालात में जब हम देखते हैं कि लियाकत जतोई साहब का स्टेटमेंट जो 35 करोड़ रुपए का टिकट देने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सैफुल्लाह अब्दुल साहब को, ऐसे में हम देखते हैं कि फैसल वाडा साहब को रिलीफ मिलता है, बट स्टिल पार्टी में थोड़ी रिजेंटमेंट है। वो कुछ रहनुमा ये कहते हैं कि उनको नहीं टिकट मिलना चाहिए था। तो ये मामलात पीटीआई के अपने हक में आपको कैसे नज़र आ रहे हैं कि जब उनके खिलाफ भी कुछ बातें अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं? शुएब, देखें ये हर दफ़ा होता है, हर पार्टी में होता है। बहुत से लोग उम्मीदवार होते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ये खासा संगीन इल्ज़ाम है 35 करोड़ रुपए वाला। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने पैसे लिए हैं, लिए भी हैं कि ये नहीं लिए हैं, और अगर किसी ने झूठ बोला है और गलत इल्ज़ाम लगाया है तो उस पर हद के इज़्ज़त का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी की शोहरत को ख़राब करना ये बहुत ही नामुनासिब बात है। और अगर ऐसा हुआ है तो किसने पैसे लिए हैं, और उसके ऊपर इमरान खान जो हैं वो चूँकि इंटेग्रिटी के और करप्शन ख़त्म करने के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, तो उन्हें इसके ऊपर सख्त स्टैंड लेना चाहिए और बहुत हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए। मगर ये कि फैसल वाडा क्या, तो हमें समझ आता है कि वो जब उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा तो उसको शायद उनके पास 2 जगह की शहरियत थी, तो उनके नाअहल होने का ख़तरा है। तो अब अगर उन्होंने वो शहरियत छोड़ दी है कौमी असम्बली का इलेक्ट मेंबर होने के बाद, तो अब अगर वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे तो वो नाअहली की तलवार उनके सर से हट जाएगी और वो पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाएंगे। तो इसलिए वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ रहे हैं और सेनेट में आ रहे हैं। मुखालफत तो पार्टी में धड़ेबाजी तो बहुत होती है। आपने देखा कि 18 लोग वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलने नहीं आए खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ऐसे MPs हैं जो नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि या तो हम वोट नहीं देंगे या अपना वोट डबल स्टैंप लगाकर ख़राब कर देंगे। उन्होंने अपनी एक लिस्ट दी है कि हमारे हलकों में ये तरक्याती काम कराए जाएँ। तो अब ये इमरान खान जब श्रीलंका से आएंगे उनको पंजाब का भी दौरा करना पड़ेगा और शायद सिंध का भी दौरा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो MPs इस वक्त और MNAs जो हैं वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अदनान साहब, जहांगीर तरीन साहब का जहाज काम नहीं आएगा? जहांगीर तरीन जो है, मेरे इतला ये है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अच्छा, वो ठीक है कि वो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन उस तरह से पुरजोश सपोर्ट नहीं कर रहे जो उन्होंने हुकूमत बनते वक्त की थी, क्योंकि उनके लिए जो मसाइल पैदा हुए और उनके जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके हैं। बहरहाल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन नीम दिली से कर रहे हैं, इसलिए उनका जहाज़ इतना शायद काम ना आए। यह हुकूमत को और इमरान खान को खुद MPs MNA से मुलाकात करनी पड़ेगी, वरना कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। अदनान साहब, सेनेट इलेक्शन के मामलात पर आपने बात की है। कमिंग बैक टू डस्का इलेक्शन, ये बताइएगा कि जहां पर इमरान खान साहब ने अब खुद कह दिया कि वो 20 पोलिंग स्टेशंस जहां पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहां पर री पोलिंग करवा देते हैं, री इलेक्शन करवा देते हैं। मुस्लिम लीग नून इसको उतने खुले दिल से तस्लीम क्यों नहीं कर रही है? एक मुतालबा जो मुस्लिम लीग नून का है वो मुतालबा अब वो खुद क्यों नहीं उस पर अग्री कर रही है? दूसरी बात ये कि डस्का इलेक्शन में जितने तहफ़्फ़ुज़ात, जितने इल्ज़ामात सामने आए, आप समझते हैं कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। इसमें तो अब कोई शक नहीं कि 14 पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ है। वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट दी है। एक पोलिंग स्टेशन पे जो रिज़ल्ट रिटर्निंग अफसर को दिया गया प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से, वो मैच नहीं कर रहा उस फॉर्म से जो कि वहाँ के पोलिंग एजेंट्स को दिया गया था। उसमें PTI के वोट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और PMLN के कम कर दिए गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली है।
ये तो शफाफ इलेक्शन के दावेदार थे, इनसे ये और फिर ये कि किसने ये फैसिलिटेट किया, ये धांधली, अगर इसमें कौन कौन लोग शरीक हैं, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, और वहाँ पे फायरिंग करके अगर वोट डालने से लोगों को रोका गया तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस डस्के के ऊपर इमरान खान एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करें। ये सीट पहले भी उनके पास नहीं थी, अच्छा, और अब अगर वो फर्ज करें हार भी जाते, हाँ। जी अदनान साहब, पुलिस का जो किरदार रहा इस सारे मामले पे, उस पर भी बड़े शकूक व शुबात उठ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि उनकी चादर खींची गई, उनका बाजू खींचा गया और डीएसपी ने उनको गोली तक मारने की धमकी दी। तो ये सारे डिस्प्यूट में जो पुलिस का किरदार रहा, आपको लगता है इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, पुलिस तो हमारे यहाँ पॉलिटिसाइज है, चाहे वो सिंध में हो, जो हलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है आप देख रहे हैं, बिल्कुल, जो पंजाब में डस्का में हुआ आपने देखा। तो ये पुलिस तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासी बुनियाद पे काम करती है। वो पुलिस जो है, जिसकी हुकूमत होती है उसी को सर्व करती है। इनका पता नहीं लगता कि कोई ज़मीर है नहीं है। जो हुकूमत आती है ये उसकी खातिर, आज नून लीग की हुकूमत आ जाए, उसकी खातिर ये सब काम करने शुरू कर देंगे। तो पुलिस पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जो भी हुकूमत है उसको सर्व करती है। लेकिन वो एक साइड की स्टोरी सुना रही हैं जो खातून हैं, वो उम्मीदवार, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। अगर दोनों तरफ से मामला खराब हुए वहाँ पे, जी, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस ने ऐसा कहा, तो दोनों तरफ की स्टोरी, ये एक मौक़िफ़ है ना। अब पुलिस का भी तो मौक़िफ़ होगा कि वो मुदाखलत करना चाह रही थी तो उन्हें रोका गया, और फिर उनके ख़ानदान की जो शोहरत है ज़ाहिर शाही, वो डस्का के बच्चे को मालूम है कि वो किस किस्म के लोग हैं और वो क्या करते आ रहे हैं इतने तवील। और ये ऐसे इल्जामात मलिक साहब की तरफ से भी लगाए गए हैं। अदनान साहब, मुझे आपके एक न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए। आपने वो इलेक्शन का दिन भी देखा, आपने बाद में इल्जामात वाले मामलात भी देखे, आपने रिटर्निंग ऑफिसर जो पोलिंग एजेंट की बात की और जो रिजल्ट्स का रद्दोबदल है वो भी बताया। एक जस्टिफाइड डिमांड क्या होनी चाहिए और सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन क्या है आपकी नज़र में? देखिए, जो जहां पर धांधली हुई है, जो रिटर्निंग अफसर हैं उनकी बात मानी जानी चाहिए। रिटर्निंग अफसर अगर समझते हैं कि पूरा इलेक्शन हो तो पूरा इलेक्शन दोबारा हो। वो कहते हैं कि अगर 10-15 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर रीपोलिंग हो, तो चूंकि रिटर्निंग अफसर जो है एक लीगल अथॉरिटी है, उसकी निगरानी में इलेक्शन हुए। लेकिन अदनान साहब, क्या माजी में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती है इस तरह इंतखाब होना, बाद में ऐसे हालात होना, इल्जामात लगना और फिर रीपोलिंग होना, दोबारा इंतखाब होना पूरे हल्के में? ऐसी एग्जाम्पल है हमारे पास? नहीं, ऐसी एग्जाम्पल नहीं है पाकिस्तान में। वैसे ही आपको पता है, जमहूरियत कभी आती है, कभी मार्शल लॉ आ जाता है। जमहूरियत का कोई तसलसल तो है नहीं, और यहाँ पर कोई इतनी अच्छी मुस्तहकम रिवायात भी नहीं है। क्योंकि अदनान साहब, अगर ये हो जाता है इस तरीके से, अगर इस तरीके से होता, जो बात आप भी कर रहे हैं कि पूरे हल्के में इंतखाब का दोबारा होना, ये तो आपको नहीं लगता एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा? कल को जहां भी इंतखाब होगा और जिसको पसंद नहीं आएगा, जो हार जाएगा, वो कहेगा दोबारा इंतखाब कराओ, और वो एग्जाम्पल देगा डस्का की। नहीं, वो तो देगा, लेकिन ये कि फिर सबूत भी तो देगा ना। डस्का में तो एक साबित हो गया ना कि 14 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट टेम्पर किए गए, तो वहां पर तो साबित हो गया। अगर किसी और जगह साबित होता है तो फिर वहां भी। तो आपको नहीं लगता फिर ये 14 पोलिंग स्टेशंस जिसकी बात हो रही है, इन्हीं पर री इलेक्शन होना चाहिए? ये एक जस्टिफाइड चीज होगी मेरे ख्याल में। तो ज्यादा बेहतर यही है, क्योंकि पूरा इलेक्शन जो है वो फिर एक बहुत बड़ी महाजराई की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर रिटर्निंग अफसर मुतमईन नहीं है, अगर वो कहता है कि हाँ पूरे में होना चाहिए, तो रिटर्निंग अफसर। अदनान साहब, अगर हुकूमत वक्त खुद ही ऑफर करती है कि जिस तरह से 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग हो जाती है, तो फिर इस रास्ते में रुकावट कहां पर है? कोई रुकावट नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन को ही ये फैसला करना चाहिए, जो वो फैसला करेंगे। और हुकूमत ने ये कहा है कि हम उनकी हर बात मानेंगे। अगर वो कहेंगे, जो भी वो फैसला करेंगे, हम उनकी बात मानेंगे। अदनान साहब, ये तो बहरहाल एक बहुत अच्छा जेस्चर इमरान खान साहब की तरफ से देखा गया, जो उन्होंने बड़ा इनिशियल फेज में ये सिचुएशन में कह दिया कि ठीक है, क्योंकि अपोजिशन को एतराज़ात हैं तो हम कराते हैं। और उन्होंने अपने उम्मीदवार से कहा, जो फिर पार्टी नहीं मान रही थी, उम्मीदवार मानता नहीं है, वो कहता है दिल से कबूल नहीं करता, लेकिन लीडर ने कहा है तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब हो जाना चाहिए। देखिए शुएब, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नवाज शरीफ की हुकूमत में
पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कभी इन्होंने इतने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया। इल्ज़ामात उस वक्त भी लगते थे, ये सब गड़बड़ उस वक्त भी होती थी, लेकिन इमरान खान ने ये एक अच्छी बात कायम की है, एक अच्छी मिसाल कायम की है, उस पर उन्हें अमल करना चाहिए। इमरान खान की अगर सियासत में कोई स्टैंडिंग है, पोजीशन है, अवाम में मकबूलियत है, तो उनके कुछ असूलों की वजह से है। अगर वो उन असूलों पे कायम रहते हुए ये काम कर जाते हैं, चाहे वो इलेक्शन हार भी जाए, तब भी अवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा और एक अच्छी मिसाल कायम होगी, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा अदनान साहब, एक आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा कर रही है, आपको लगता है मुस्लिम लीग नून भी इस मुतालबे पर सीरियस है या सिर्फ ऊपर ऊपर से ये कहा जा रहा है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि री-इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पूरे चाहते हैं पूरे हल्के के दोबारा इलेक्शन हो, ये उनकी डिमांड है। कुव्वत वहां पर झोंक कर और फिर वो कोशिश करें कि और एक महाजराई की यानी एक तरफ वो कहते हैं री इलेक्शन हो और दूसरी जाने वो कहते हैं कि मालूम होता कि ये खूनी इलेक्शन होगा तो हम ये सीट वार देते। सर साथ रहिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था हलीम आदिल साहब से मुतालिक, तो हम चाह रहे हैं कि उस टॉपिक पर भी आपको हम इंक्लूड रखें। हलीम आदिल शेख साहब के साथ आजकल आखिर हो क्या रहा है? कभी कब्जे का इल्ज़ाम लगता है, उसके बाद हम देखते हैं हल्के से गिरफ्तार हो जाते हैं, उस दिन जब इंतखाब हो रहा होता है, फिर जब जेल में होते हैं तो कहा यह जाता है कि वहाँ पर सांप छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ इस सब पर नाराज़ है और सिंध हुकूमत से एहतजाज कर रही है। सिंध के रहनुमाओं का यह कहना है कि हलीम आदिल शेख साहब पर सेंट्रल जेल में गुंडों से तशद्दुद करवाया गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, चोटें आई हैं, जेल के कुछ सिपाहियों ने उन पर लेट कर जान बचाई है। हलीम आदिल साहब के सीने में तकलीफ है और तशद्दुद की वजह से पाँव की रॉड भी हिल गई है। इस मामले पर जेल हुकाम का मौक़िफ़ तो सामने आया, एक वीडियो भी सामने। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम ज़रा वो वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो का क्या भंड है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो देखिए कि पुलिस एहलकार निकलते हैं, हलीम आदिल शेख साहब साथ निकलते हैं, वो जा रहे हैं, वो भी फ्रेम आउट हो जाएंगे। वो फ्रेम आउट हुए, उसके बाद दो और एहलकार हमें निकलते हुए दिखाई देंगे इसी दरवाजे से, वो तेजी में निकलेंगे और ऐसा लगता है उनको इत्तला दी गई है, कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई गड़बड़ तो है, हाँ, कुछ गड़बड़ तो है, कुछ मामला तो खराब है, जिसकी वजह से भी चंद लम्हात बाद वो भागते हुए निकलेंगे और उसके बाद हलीम आदिल शेख साहब को पकड़ के वापस लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही वापस लेके जाएंगे वहीं पर वो वीडियो रुक जाएगी, कट हो जाएगी बिल्कुल वीडियो। ये 26 सेकंड की वीडियो है। अगर इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि वीडियो जारी कर रहे हैं, प्रूव ये करना था तशद्दुद नहीं हुआ, तो भैया पूरी वीडियो जारी करते। ये पूरी वीडियो जारी नहीं की गई। उनकी साहिबजादी आयशा हलीम साहिबा ने हमें आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आयशा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आयशा मुझे पहले तो ये बताएं कि लास्ट टाइम मुलाकात या बात हलीम आदिल शेख साहब से कब हुई आपकी? हमें संडे को उनसे मिलने को मिला, आफ्टर द 16th वेरी द नाइट को मिले, जब हमें कॉल आई कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो NICVD में ट्रांसफ़र हुए हैं। ओके, अब मुझे बताइए जो वीडियो जो सिंध हुकूमत ने जारी की, जेल के बाहर की वीडियो है, अहाते की वीडियो है, ज़ाहिर है वो वीडियो एक जगह पर आके कट जाती है, तो क्या आपको कुछ मालूम है, आप पे कुछ इतलात हैं? क्योंकि वो वीडियो वहाँ पर कट जाती है, तो ये मामला जो रिपोर्ट हो रहा है कि तशद्दुद हुआ है या मामला कुछ ख़राब है, क्योंकि वो घबराए पुलिस एहलकार तो नज़र आए, आप तक क्या इतलात पहुँची? इन एक्चुअल हुआ क्या? इन एक्चुअल ये हुआ कि जैसे मेरे फादर एंटर हुए सेंट्रल जेल में, उनको एक सिपाही अंदर लेके गया और हमें ये भी पता चला है कि 2 बजे सेंट्रल जेल को उन्होंने सील कर दिया था और अपने पसंदीदा कुछ पीपल्स पार्टी एफिलेटेड जो क्रिमिनल्स अंदर थे और पीपल्स पार्टी के जो लोग कुछ अंदर थे वो जमा हुए थे मेन अहाते के अंदर। जैसे ही पापा एंटर हुए तो उन्होंने पहले नादरबाजी की, फिर उसके बाद उन पर अटैक कर दिया फ़ौरन से। एक आध सिपाही वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जो है उनको बचाया और आप देख रहे हैं कि फ़ौरन से उस वीडियो में भी लोग एंटर होते हैं, देन उनको लेके बाहर जाते हैं और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आता है कि कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो इतनी गहमा गहमी क्यों है, लोग वापस क्यों जा रहे हैं? और हम ये डिमांड करते हैं, उनकी फैमिली PTI ये डिमांड करती है कि जो आप जेल के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्रल जेल आई एम श्योर के वहाँ पे और कैमरास लगे होंगे, सिक्योरिटी कैमरास होंगे, कंप्लीट फुटेज हमें चाहिए। बिकॉज जब उनके ऊपर अटैक हुआ, एक तो पहली बात है कि एक जेल के अंदर प्री मेडिटेटेड अटैक हो रहा है, प्रिजनर्स को कैसे पता कि हलीम आदिल शेख साहब उस वक्त एंटर होने जा रहे हैं, किसी को कैसे ये सारी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, और अगर लोग एक मॉब वेट कर रहा है और स्पेसिफिकली वो मॉब ऐसा है कि अगर उन्हें जेल सील किया उसका रीज़न ये था कि ना कोई देखने वाला हो ना कोई बचाने वाला हो, क्योंकि जो लोगों ने अटैक किया है वो सारे कलेक्टिवली अटैक करने आए। अगर पूरी जेल खुली होती, रेगुलर प्रिजनर्स सारे बाहर होते, तो उसमें कुछ होते कि भाई जो पीपल्स पार्टी के एफिलिएट्स हैं, कुछ होते जो और होते रोकने आते। आपने कहा कि संडे को आपकी मुलाकात हुई अपने वालिद साहब से, एक तो जिस तरह से जो उनकी सिचुएशन है वो हमें बताइएगा, तबीयत कैसी है उनकी, हालत कैसी है उनकी। दूसरा, उनसे जब आपकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आपको बताया क्या? अपने बारे में लाजमी बात उन्होंने गुफ्तगू की होगी आपसे?
तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कि उनकी सिचुएशन पहले से बेटर है। मेरे फादर के टांग में एक रॉड लगी हुई थी पहले से। Okay. वो रॉड जो है जब उनको धक्के वगैरह पड़े तो वो रॉड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। तो वो प्रॉपरली अभी चल नहीं सकते। उनकी कमर पे चोटें हैं, उनके हाथ पे चोटें हैं, उनकी गर्दन पे चोटें हैं। वो सारी रिपोर्ट जो है डॉक्टर जमाली ने जो पहले दिया, हमसे तो देखा नहीं गया ऑब्वियसली, बिकॉज वी वर टोल्ड, जज ने भी बोला कि आप प्रिजन में सेफ़ रहेंगे और आप जेल में सेफ़ रहेंगे, क्योंकि पहले भी उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ था जब वो पुलिस कस्टडी में थे। उनके कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ा गया था, जिसकी तस्दीक फिर उन्होंने सांप को मारा, डीएसपी को बुलाया। ये आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बताया था, लेकिन बाद में ये खबरें आ रही थी कि जो सांप उनके कमरे में था वो डेड था। वो उन्होंने मारा था ना, जब डीएसपी साहब आए उन्होंने आधा जिंदा सांप देखा है, बिकॉज अब वो वॉशरूम गए, वो वॉशरूम से वापस आए तो वॉशरूम के बाहर अलमारी के नीचे एक सांप, उसके नियर बाय एक सांप उनको चलता हुआ मिला, मतलब सांप वाज अलाइव उस टाइम पे। तो खिड़की की चौखट पे या दरवाजे के साथ अक्सर नहीं वो जो लकड़ी लगी होती है, उस तरह की लकड़ी से उन्होंने उस सांप को मारा। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मौजूद ऑफिसर्स को बुलाया और उनको दिखाया कि भाई ये सांप है, और वो ये भी डिमांड करते हैं कि उसकी वीडियो बनवाई थी उन्होंने उसी वक्त, और वो मीडिया पे आई थिंक फॉल करता है कि आप लोग उनसे बोलें कि वो वीडियो डिस्क्लोज करें। वो तो पिछली वीडियो पूरी नहीं दे रहे आयशा। वो जो उन्होंने दी है वो भी इन्होंने मतलब यू नो इट्स वो हमें फॉर व्हाट वी नो इट्स फैब्रिकेटेड, बिकॉज अगर इतना सब कुछ हुआ है, इतनी अफरा तफरी हुई है, इतनी गहमा गहमी हुई है तो कुछ तो हुआ। अच्छा, उसके बाद इट डजंट एंड देयर, बिकॉज ही देन दे केप्ट माय फादर जहाँ पे फांसी घाट होता है, जहाँ पे आप टेररिस्ट को रखते हैं, बी क्लास प्रिजन की कोई फैसिलिटी नहीं, जो आई थिंक कोई मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, उनको उस जगह पे रखा गया जहाँ पे जो नॉन टेररिस्ट होते हैं जिसके साथ बिल्कुल फांसी घाट होते हैं, ना उनको तकिया ना चादर, बिल्कुल। जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने बोला कि आप नलके से पी लें। तो आप कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, किस जगह पे होता है? कल हमें पंजाब हुकूमत में ये लोग सारे लेट्स से इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, इनके पास टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, फैसिलिटीज़ भी होती हैं। अब हमारे जो मतलब जो बी क्लास से डिमांड की गई है वैसे आप लोगों की बी तरफ क्लास में एज पर हिज स्टेटस उनको अच्छा, बी मिलती क्लास है। ही मिलनी डिमांड चाहिए करने ना, की जरूरत नहीं पड़ती। डिमांड करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और चलो आप बी क्लास नहीं दो, लेकिन आप उनको फांसी, जिनको सजाए मौत, जिनको आइसोलेशन सेल्स में जहाँ पे रखा जाता है लोगों को, उन्हें उस जगह पे मेरे फादर को रखा गया। उनको ना कोई फैसिलिटीज तो दूर की बात, उनको पानी भी मैंने जैसे बताया ना कि उन्होंने इस तरह से, और उसके साथ मतलब ये था कि साथ में वो जाते वो जाहिर सी पता, हमें भी जब हमने ये बातें सुनी हमें एक्सट्रीम दुख हुआ। कभी हमारा इट वाजंट ऑन अस कि हम आते, बिकॉज पीटीआई वाज स्टैंडिंग बाय अस, एवरीवन वाज टॉकिंग, बट जाहिर सी बात है आप किसी अपने लव्ड वन को उस हालत में देखते हो। फॉर अस वी वर कंप्लीटली शॉक्ड। आयशा, यू आर अ डॉटर, एक बेटी के लिए कितनी तकलीफ दे बात है अपने वालिद को इतनी तकलीफ में देखना। खबर भी आए तो बेटी कांप जाती है, आप तो मिलकर भी आई और आपको ये सारा कुछ मालूम भी, आप फिर भी हौसले में हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का करम है, क्योंकि मेरे फादर इतने बहादुर इंसान हैं और उनका सिर्फ जो एक जुर्म है ना वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करते हैं। हमने आज से नहीं, हमने तो पहले से उनको बोला पापा छोड़ दें, ऑनेस्टली यू नो इट्स टू रिस्की, इट्स टू स्कैरी। हमने बोला टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जाहिर सी बात है किसी के ऊपर आज से नहीं मल्टीपल टाइम्स उनको असैसिनेट, इससे पहले भी कुंडरी में उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी और उनको असैसिनेट करने की, उनको मारने की कोशिश की गई थी। जब आप अपने बाबा को ये कहती हैं, जाहिर बात है आप तो मोहब्बत में कहती हैं कि मेरे वालिद को तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, कि छोड़ दें आप ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, आपको जेल भी जाना पड़ता है, आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो ये जवाब देते हैं कि अब हमने लाइक ही सेड कि मैं सिंध के लोगों की जंग लड़ रहा हूँ, मैं सिंध की आवाम की जंग लड़ रहा हूँ। और वो आप लोगों का चैनल तो अक्सर दिखाता भी रहता है, कभी वो भैंसें स्कूलों में बनी होती है तो वहाँ जाते हैं, कभी कोई फंड्स मिसयूज हो रहे हैं, कभी पेंशन के फंड्स जो है उनकी उसमें जाते हैं, इसी की सज़ा मिल रही है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जी जी, ये तो एक ऐसा मामला जो मंजरे हम पर आ गया है, आप जिस तरह से बताती हैं, जिस तरह से वो एक्टिव होते भी हैं, और जाहिर बात हम अक्सर उनसे बात भी करते हैं, हमारे साथ शो में होते हैं वो, कभी उनको पर्सनल इस तरह से धमकियां मिलती हैं कि आप ये सब कुछ काम करने बंद कर दें, मतलब अननाउन कॉल्स और इस तरह से? अगर हलीमा दिल शेख साहब उन धमकियों पे और जो लोग उनको रीच आउट करते हैं ना, तो आज शायद पता नहीं हम लोग या तो बिलियनर्स होते या तो हम कहीं, क्योंकि ऐसी बात मतलब उनको चुप रहने के पैसे भी मिल सकते हैं, उनको चुप रहने से बहुत और फेम एंड फॉर्चून भी मिल सकता है, उनको चुप रहने से एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी मिल सकता है। होती हैं उनको? डेफिनेटली होती हैं। 2018 जनवरी में पापा ने एक किसानों के लिए रैली की थी, जो सिंध, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है किसानों की फेवर में रैली की थी, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट पापा के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। कभी वो झूठे केसेस करते हैं तो वो जाकर ATC में रद्द हो जाते हैं कि भाई इस पर कोई एंटी करप्शन नहीं है। फिर हमारी फैमिली को उन्होंने टारगेट किया, हमारी पापा के कज़न्स के फार्म हाउसेस थे उनको डिस्ट्रॉय कराया वहाँ पे, उसके बाद पापा की सिक्योरिटी छीन ली उनसे। तो एक
सिटिंग ऑपोजिशन लीडर को लीगली मैंडेटेड होता है कि आपको स्क्वाड मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, पुलिस सिक्योरिटी मिले। अच्छा, अभी ये जो रिसेंटली कराची में इलेक्शन हुआ है जिसमें हलीम आदिल साहब ने खुद कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, उन्होंने फिर बिलावल साहब का भी नाम लिया, वजीर आला सिंध साहब का भी नाम लिया और ये कहा कि मुझे बाकायदा थ्रेट्स हैं और मेरी जान को खतरा है, खासकर पीपल्स पार्टी से। तो इस बारे में भी हमें कुछ बताएं। वो मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ बता चुके हैं, वो मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ मंजर-आम पे ला चुके हैं कि उनकी लाइफ को खतरा है, जस्ट बिकॉज उनके ऊपर पहली बार नहीं, उनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स। इससे पहले कुंडरी में उनको असैसिनेट करने की कोशिश की, जब वो गए उनको कॉर्नर किया, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। उसके बाद भी बिकॉज आफ्टर पुलिस ऑर्डर 2019 सिंध पुलिस इज़ डायरेक्टली अंडर सिंध गवर्नमेंट, तो उसके बाद भी यही हुआ कि केसेस उन पे हुए और फिर माशाल्लाह बाइज़्ज़त उनको केस उनके अगेंस्ट मतलब रद्द हो गया, उनको सब उसमें से बिकॉज इस टाइम भी यही हुआ कि उनके ऊपर अटैक हुआ। और इट्स नॉट जस्ट हलीम आदिल शेख, इट्स दैट कि कोई भी बंदा जो सिंध हुकूमत के अगेंस्ट बोलता है, हमारे और भी पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के कारकुनान, उनको समीर मीर शेख साहब है, उनको वो लेके चले गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हड्डा के अरसलान बिरोई उनके फादर को लेके चले गए, हमारे और वर्कर्स हैं, एक हमारे हैं खलील खान महसूद, उनके 16 साल बच्चे को उन्होंने। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो भी इनको थ्रेट लगता है, जो भी इनको लगता है कि उनकी करप्शन सिंध गवर्नमेंट की एक्सपोज कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट की रियलिटी एक्सपोज कर रहा है, वो उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता है। अच्छा, एक बात और, ये सारा मामला है रिपोर्ट, लेकिन मैं एज अ फादर एंड डॉटर, इज़ अ फादर, आप डॉटर हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये फुटेज जिस वक्त हम देख रहे हैं, ये इससे पहले की फुटेज थी, वालिद साहब को इस तरह से चोटें लगा हुआ देखना और व्हील चेयर पर देखना, चोटें लगा हुआ देखना, मेरा उनका रिलेशनशिप हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं उनकी पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहती थी और मैं उनकी साथ भी जब मैं यूएस में भी थी तो कॉन्स्टेंटली उनके टाइम पे उठ के उनसे बात करती थी। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना आपका, समवन यू आर कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग, समवन यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू। ये व्हाट्सएप पे फर्स्ट चैट मेरे पापा होते थे, सबको पता होता था ये बात। तो फर्स्ट वी weren't able to talk to him, किसी को हमें पता ही नहीं है कि वो किधर है, वो किस तरह से है, वो किस हालत में। मुश्किल लम्हा और उसके बाद हमें हॉस्पिटल से, जेल से कॉल आती है कि हलीम आदिल शेख हैज़ बीन सेंट टू द हॉस्पिटल, एंड ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट हमारी हालत कंडीशन, एंड वंस वी गॉट टू सी हिम, उससे पहले हम कह रहे थे ठीक है फ़ाइन, पापा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ ठीक है, वो वापस आ जाएंगे, हम लोग लीगली इस फाइट को फ़ाइट करेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर इस तरह से अटैक हुआ, जब उनको इस तरह से मारा गया, उनको मैन हैंडल किया गया, उनको एक फांसी गार्ड के साथ मतलब उस जगह पे रखा गया जहाँ पे आप टेररिस्ट को रखते हैं किसी को, मतलब वो हलीम आदिल शेख ऐसे शख्स है कि आप उनको इस तरह से, मतलब फिर आप इतनी रिसोर्सेज जितनी आपने हलीम आदिल शेख पे यूज़ किए ना, सिंध गवर्नमेंट एक्चुअल टेररिस्ट पे यूज़ कर ले या एक्चुअल रॉबर्स पे यूज़ कर ले, तो शायद पूरा कराची, पूरा सिंध क्राइम फ्री हो जाए। जितनी रिसोर्सेज उन्होंने हलीम आदिल शेख को मिलाइन करने में, उनको पकड़ने में, उनकी लाइफ को बार बार थ्रेट में लाने में यूज़ किया। और अफसोस इस बात पे होता है कि मिनिस्टर्स एंड पीपल आर कमिंग ऑन टीवी और वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और डिनाई कर रहे हैं ओपनली, तो उन्होंने खुद मारा अपने आप को टांग पे, उनके हाथ पे ब्रूजेस खुद आए हैं, उनके डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल स्टाफ एक बेटी होने की हैसियत से अपने वालिद के लिए आप क्या डिमांड करती हैं, क्या होना चाहिए? अब जाहिर बात है कि आपके दिल में गुस्सा भी है कि आपके वालिद को इस तरह से ट्रीट किया गया, दुख भी है आपको, आपके वालिद आपसे दूर भी हैं, क्या डिमांड करती हैं एक बेटी अपने वालिद के लिए? हम सबसे पहले डिमांड करते हैं कि एक JIT बनाया जाए जिससे पूरा का पूरा के हलीम आदिल शेख को ये क्यों विक्टिमाइज करते हैं, जितने उनके ऊपर अटेम्प्ट्स हुए, क्या अगर उनकी भी कोई एलिगेशन है, श्योर पुट देम ऑन द टेबल, बिकॉज आज तक कोई एलिगेशन, अल्लाह का करम है, कोई एलिगेशन कितनी लगाई है उन्होंने अप्रूव नहीं की, क्योंकि हम सिंध पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते, हम सिंध गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। हम उन लोगों को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिन्होंने मेरे फादर को मल्टीपल टाइम्स असैसिनेट करने की कोशिश की? सिंध गवर्नमेंट की ना हम उनकी जो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ना उसको हम ट्रस्ट करते हैं। हम चाहते हैं न्यूट्रल बॉडी, एक हायर लेवल पे एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पे हो, बिकॉज सिंध पुलिस इज पीपल्स पार्टी पुलिस, और वो तो कुछ भी ट्राई करेगी। उसने सामने देख के आके उसके ऑफिसर्स बोल रहे हमने देखा आके आपके मिनिस्टर्स ने डिनाई कर दिया, आधी उन्होंने वीडियोस आपको दिखा दी। तो ठीक है, एक कमेंट हम अदनान साहब से लेते हैं। अदनान साहब, सारे मामलात एक तरफ, इल्ज़ामात एक तरफ, लेकिन अब मैं जिस तरह आयशा से बात करूं, ये हमारी सियासत में क्या होता है अदनान साहब के हम दुख जो है वो बांटते हैं इस तरीके से कि एक बेटी यहाँ पर बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसके बाप के साथ जो सलूक हुआ है
महज़ब माशरों में ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। और फिर जिस तरह के रवैये हम देखते हैं, वो चाहे जेल हो, वो चाहे दीगर मामलात हों। अदनान साहब, योर कमेंट ऑन दिस। आपने गुफ्तगू सुनी आयशा की, एक बेटी की गुफ्तगू सुनी आपने। जी, इसलिए कि हम महज़ब माशरा भी बन नहीं सके, बदकिस्मती है हमारी। ये जागीरदाराना जमहूरियत है, इसमें मुर्तज़ा भुट्टो भी कत्ल हुए थे, और इसमें आपको पता है कि KTN का वो रिपोर्टर भी कत्ल हो गया था, जिसने दिखाया था कि बिलावल के जलसे में, जुलूस में वो लोग थे जिनको पैसे देकर लाया गया था, उसका भी कुछ नहीं बना। तो ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में तो हमेशा कत्ल होते रहे हैं सियासी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था तो लाहौर में 14-15 लोग कत्ल हो गए थे, जलसे पे पुलिस ने हमला कर दिया था, मुस्तफ़ा खर जो थे मुखालिफ हो गए थे। तो ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है। मुर्तज़ा भुट्टो जो कि वज़ीर-ए-आज़म के भाई मुखालिफ थे उनको कत्ल करा दिया गया था। तो अब ये हलीम आदिल शेख तो बेचारे आम आदमी हैं। तो ये जागीरदाराना जमहूरियत है और ये एक अजाब है हमारे लिए। इसमें अब थोड़ा बहुत रिलीफ इसी सूरत मिल सकता है अगर सिंध हाई कोर्ट इंटरवीन करे या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे या खुद नोटिस ले ले, तो इनकी कोई दादरसी थोड़ी बहुत हो सकती है। वरना मुझे तो नहीं लगता कि ये या फिर ये हो सकता है कि वफाक कोई बहुत ही सख्त इक़दाम करे सिंध हुकूमत के बारे में। और ये मामला वाकई इस बात सही है गवर्नर सिंध की कि पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है। बिल्कुल ठीक है। अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद है बादशाह, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर वक्त दिया आपने, और वाकई अब बड़े हौसले में आप, एक बेटी हौसला अपने वालिद को तकलीफ़ में देखने के बावजूद भी। बढ़ते हैं आगे, बच्चों की बात करते हैं। और जब बच्चों की बात करते हैं तो अक्सर वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिन बच्चों पर तशद्दुद होता है, जिस्मानी हो या ज़हनी। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि उन पर तशद्दुद इंशाअल्लाह नहीं होगा, चूँकि ज़ाहिर है पहले कानून में खामियाँ थी, अब वो कानून में खामियाँ दूर की जा रही हैं। एक ऐसा ही बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है, जिसने भी खिलाफ वर्जी की, जिसने भी इस, जब कानून बन जाएगा ये, खिलाफ वर्जी जो करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है, तनख्वाह में कट लग सकता है, जबरी रिटायरमेंट जो है वो दी जा सकती है, मुलाजमत से बरतरफ करने की सज़ा मिल सकती है। इस बिल के सीधा नकात क्या हैं आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मार नहीं प्यार, बच्चों पर हाथ उठाएं ना बाल खींचें, किसी किस्म की जिस्मानी या ज़हनी अजियत देने से भी बाज रहें, वरना कानून हरकत में आएगा। बच्चों की देखभाल के मराकज, निजी और सरकारी तालीमी इदारों, काम करने की जगहों या घरों में बच्चों की जिस्मानी सजा पर पाबंदी होगी, खिलाफ वर्जी पर सजा भी मिलेगी। कौमी असम्बली ने बच्चों को जिस्मानी सजा देने की ममानियत के लिए अहकामात वज़े करने का बिल मंजूर कर लिया। वो तमाम अरकान जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंजूर किया जाता है। बिल के मुताबिक बच्चों को थप्पड़, जूते या छड़ी से मारना, गर्म मसाले निगलने पर मजबूर करना काबिल सजा जुर्म होगा। बिल लीगी रुकने असम्बली महनाज अकबर ने पेश किया। डॉक्टर शीरी मजारी की तरमीम को बिल का हिस्सा बना लिया गया। इससे एक लीगल प्रोसीजर आ जाएगा, रादर देन लीविंग इट वेग कि गवर्नमेंट कमेटी बनाए या कुछ कमीशन बना दे और पनिशमेंट पता नहीं कब होगी। कोर्ट को जब आप ले आते हैं तो एक क्रिमिनल प्रोसीजर इमीडिएटली हो जाता है। बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को तनख्वाहों में कटौती, जबरी रिटायरमेंट समेत मुलाजमत से बरतरफ करने तक की इंतहाई सजा दी जा सकेगी। बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक होगा। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, मार नहीं प्यार, लेकिन इस कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में होगा। और बिल पेश करने वाली रुकने असम्बली महनाज अकबर अजीज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। महनाज साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये बिल पेश किया और उसके बाद अब ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव इसके ऊपर लेने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये स्टेप, ये इससे पहले बच्चों के ऊपर जो जबरी तशद्दुद होता था, उसके बाद अब ये एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक है। कब वो वक्त आएगा कि पूरे मुल्क में, तमाम सूबों में ऐसा ही कानून नाफिज होगा? आपके सामने तमाम मामलात होते हैं, चाहे घर में बच्चों पर तशद्दुद हो या जो बच्चे आपने घरों में मुलाजमत के लिए रखे हैं उनके ऊपर कई बार तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारी कौम के बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चों का बिल है और हमने बहुत ताख़ीर की ये बिल लाने में, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बिल लाने में, मगर मैं समझती हूँ देर आए दुरुस्त आए। और ये बिल जो है जी सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो हमारी डोमेन है नेशनल असम्बली की, उसके लिए है, मगर ऐसा बिल इस सिंध में
पास हो चुका है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। तो अब सिंध हुकूमत को चाहिए कि उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए और उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करे। बिल का पास हो जाना एक रेफरेंस पॉइंट होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके आगे जिस तरह आप उसको लेके चलते हैं, मेरे नज़दीक ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब से ये कल से ये बिल पास हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई है, एक मूवमेंट की तरह एक हाइप क्रिएट हुई है। और उसमें ये है कि उससे ये पता चल रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आगे जाके इसके बहुत मुस्बित असरात होंगे। देखिए ये इस बिल का आ जाना आपको जो हमारे मुख्तलिफ, एक तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, एवरीवेयर, ये आपके नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, रिलीजियस, पब्लिक, प्राइवेट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में है, ऑल्टरनेट केयर सेटिंग में है। ये बिल बहुत, इसकी रेंज बहुत वाइड है। तो उसमें ये है कि ये बहुत जगहों पे कवर करता है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो टोटली इस वक्त कमिटेड है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, यहाँ के पुलिस सिस्टम से लेके, यहाँ कल से मुझे इतने ज़्यादा स्कूल्स का फ़ोन आया है, उन्होंने बहुत इसको खुशाइन करार दिया है। तो यहाँ पर तैयार हैं लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और मेरा ख्याल है कि बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक बिल पेश किया गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बिल फौरी तौर पे जो हमारी सूबाई असेंबलीज़ हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और उसके साथ जो हमारे जो एरियाज़ हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये फौरी तौर पे इसको लेके आना चाहिए। इस ही बिल का ये मैं डिस्कशन भी करूंगी अपने सूबों के साथ और इसको हम पुश भी करेंगे कि ये लेके आएं ताकि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये एक मूवमेंट की सूरत में बात शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत तशद्दुद किया। बेशक। मुझे दो तीन छोटी छोटी सी बातें बता दें। एक ये जिस्मानी तशद्दुद की बात तो ही, लेकिन हमारे पास मामला इस तरह से है कि ज़हनी तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी, तो व्हाट डज़ दैट मीन? दूसरा बताएं क्या मदरसों पर भी इतलाक होगा? और तीसरा ये कि क्या इस बिल की अपोजिशन तो नहीं हुई इजलास में, किसी ने अपोज तो नहीं किया था? देखिए एक सबसे पहले तो मैं आपके बिल वाली बात बताऊंगी कि जो असेंबली बिजनेस होता है उसका अपना एक तरीका कार होता है और उसकी अपनी एक टाइमलाइन होती है। तो ये बिल मैंने असेंबली में पहली दफ़ा पेश किया था 2 साल पहले, ठीक, और ये फिर कमेटीज पे जाता है और ये फाइनली फिर नेशनल असेंबली के पास वापस आया सब जगह से क्लियर होके, क्योंकि एक लॉ का लाना, एक कानून का लाना सेनेट में जाएगा, जिम्मेदारी की होती है। तो ये है कि यहाँ से कल फाइनली ये पास हो गया, अब ये सेनेट में जाएगा और वहां से भी पास हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो बच्चों वाली चीज है ना, उसके ऊपर बच्चों का जो कंसर्न है, क्योंकि हमने बहुत पहले ताखीर कर दी। अब आप ये देखें कि जिस्मानी तशद्दुद, फिर जिनसी तशद्दुद, फिर बच्चों का मर्डर, अब कौन इसके ऊपर मना कर सकता है इस बिल के ऊपर? जो नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेंटल टॉर्चर वाला मामला भी केटर होगा इसमें? जी, इसमें जी फिजिकल है, कॉर्पोरल पनिशमेंट और फिजिकल। मेंटल टॉर्चर जो होता है ना जी, वो फिजिकल से ही शुरू होता है। आप थप्पड़ दिखा के, आप कान, इसमें कान खींचना तक ममनू है, और आप स्टिक दिखा के, ये होता है जी मेंटल टॉर्चर। मदरसों पर भी इतलाक होगा, होता है ना, वो होता है, वो इसके साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा महनाज साहबा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये बिल तो आपने कहा, इसके बारे में आपने डिटेल से हमें बताया, अब इसकी जो खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे उनके खिलाफ किस किस्म की सजाएं होंगी, कितनी सख्त होंगी और कितनी जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट होगा, कितनी जल्दी ये सजा इम्प्लीमेंट होगी? देखिए ये सारी बातें, ये बिल पास हो जाता है सेनेट से भी, उसके बाद इसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, उसमें ये हम सारी बातें तय कर देंगे कि ये बहुत क्विक इसके ऊपर एक्शन होगा। और कल इसमें एक तरमीम दी गई, वो बड़ी खुशाइन थी कि हम एक हुकूमत या जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इसको ना देखें, बल्कि ये मैजिस्ट्रेट के पास जाए, जो आपके कंप्लेनेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए और इसको आगे लेके चले, वो एक और ज्यादा इसको सीरियस कर। ठीक है, तो जो हम उसमें चीजें लाते हैं, इसमें हमने लिखा हुआ है कि एक तो जो आपका मारने वाला है उसको उसकी नौकरी से चला जाएगा और आइंदा भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात है, लेकिन मुझे प्लीज इस पर क्लियर कीजिएगा। पहले मामलात ये होते थे कि अगर वालिद ने मारा है, भाई ने मारा है, वालिदा ने मारा है, दादी दादा नानी नाना कोई और रिश्तेदार जिसने मारपीट की है, वीडियो बन गई है, या फॉर दैट मैटर
वो मुलाजिम था, उसके साथ ये मामला हुआ। सुलह हो जाना, माफ़ कर देना, इन मामलात के बाद रियासत को कानून हाथ में, रियासत को जो है इस मामले को देखना चाहिए। तो क्या इस तरह से भी सोचा जा रहा है कि अगर माफ़ीनामा हो जाए तो फिर भी इस मामले को रियासत ना छोड़े कि नहीं हम देखेंगे इसको? देखिए, ये सारे इस बिल के एसओपीज में कवर होंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और इसका माफ़ीनामे को हम इतना इजीली एक्सेसिबल ना रखें, क्योंकि तशद्दुद में कोई माफ़ीनामा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तशद्दुद कर रहा होता है वो एक थप्पड़ पे नहीं रुकता, और वो बाय चांस तशद्दुद नहीं करता, उसकी आदत होती है और उसका मिजाज होता है। और देखिए, ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की आइंदा जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है उसके साथ ये हो रहा है कि आप जो ताकतवर है वो उसके लिए कमजोर को मारना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और ये तो इतनी आम चीज हो गई है कि आपके इलीट प्राइवेट स्कूल्स में भी ये चीज हो रही है, जो बहुत महंगे आप 50-50 हज़ार रुपए महीने दे के बच्चों को वहां रख रहे हैं, वहां पर भी ये चीज हो रही है कि जी लगा दो थप्पड़ और कह दो कि जी बच्चा शैतानी कर रहा था। और वहां से मेहनाज साहबा ऐसे भी केसेस सामने आते हैं, जाहिर बात है हमारे सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं कि बच्चे को मेंटली प्रेशराइज कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो इस सिस्टम में किस तरह से चेंज होगा कि जो बच्चा जब जाहिर बात है कंप्लेन करेगा, बयान रिकॉर्ड करवाएगा, तो वो मेंटली इसको प्रेशराइज ना किया जाए? नहीं, मेंटली देखिए, ये तो आप बिल्कुल डिटेल्स में चलेगी, वो हम सारे एसओपीज में कवर करेंगे। ठीक है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में कवर होगा। प्रेशराइज एक जब बिल आ जाता है ना, तो फिर मेंटली प्रेशराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन वालिदैन है कि वो चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशन में उनके बच्चे को मारा जाए? अच्छा, इस बिल में वर्क प्लेस भी जो है वो कवर हो रही है, बच्चों की वर्क प्लेस भी कवर हो रही है। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे यहाँ पर बिल ज़ाहिर ने पेश किया, बिल मंजूर हुआ, अब सेनेट में जाएगा, उसके बाद कानून बनना, फिर ज़ाहिर है सारे उसके मामला तय होते हैं कि कितनी सज़ाएं होंगी, कितनी सख्त सज़ाएं होंगी, उससे मुतालिक आगे चलकर ज़ाहिर हम डेफिनेटली इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और MKM के रऊफ सिद्दीकी ने सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार देने पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया है। बात कर लेंगे इसी पर। इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, बताइएगा, एक तो ये ट्राइब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया गया, दूसरा मौक़िफ़ क्या सामने आया है? देखिए, दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है MKM के रऊफ सिद्दीकी और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो का कि रिटर्निंग अफसर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है उसमें कई कानूनी अहम नुकात को नज़रअंदाज किया गया है, और कई ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनका जायज़ा लेना ट्रिब्यूनल के लिए ज़रूरी था। जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसे कालजन करार दिया जाए और उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया जाए। रऊफ सिद्दीकी के कागजात नामजदगी चूँकि रिटर्निंग अफसर ने भी मुस्तरद कर दिए थे और उसके खिलाफ उन्होंने अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर की थी, जो कि मुस्तरद हो गई। सैफुल्लाह अबड़ो जो PTI के सेनेट के उम्मीदवार हैं टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, उनके खिलाफ गुलाम मुस्तफ़ा मेमन ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसे रिटर्निंग अफसर ने मंजूर करते हुए उन्हें सेनेट के इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया है। 2 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों की आईनी दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें आने का इम्कान है। इरफान, इस मामले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जिंदगी से करीब तर और गुजरे हुए कल की हसीन कहानियां सुनाती हुई तस्वीरें, जिन्हें देखने वाला किसी और ही दुनिया में चला जाता है। ऐसी ही पेंटिंग नुमाइश हुई कराची में। उसका अहवाल जानिए रेहान अहमद की रिपोर्ट में। जिंदगी एक ख्वाब ही तो है। इस खूबसूरत उन्वान के तहत कराची की आर्ट गैलरी में सजाई गई है पेंटिंग नुमाइश। मुसव्विर फरहत अली ने बरतानिया, अमेरिका और हिंदुस्तान की फिल्मी और सियासी शख्सियात को मौजू बनाया है। मूवीज़ ज़्यादा देखता था, तो कभी हम वेस्टर्न देख रहे होते थे, कभी इंडियन देख रहे होते थे, तो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है। और मेरे नाना जो थे वो ओल्ड मूवीज़ बचपन में दिखाया करते थे, तो दिल करता था वो सारी चीज़ें पेंट करने को, उनके वो फोटोग्राफ्स, वो इमेजेस, तो वो सारा कुछ वही किया। बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले फरहत अली की हर पेंटिंग बोलती हुई महसूस होती है। तमाम तस्वीरें आर्काइवल पेपर पर ख़ास स्याही से बनाई गई हैं। जो ब्लैक एंड वाइट में जो लाइट का जो यूज़ है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, इन्होंने बिल्कुल ऐसे किया जैसे कोई कलरफुल फोटोग्राफ को आप देख रहे हैं, हालांकि कलर्ड फोटोग्राफ्स नहीं है। काम तो बहुत ही फोटो रियलिस्टिक है और बहुत ही अच्छा है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दिलकश तस्वीरों की ये नुमाइश 4 मार्च तक जारी रहेगी।
गुजरे हुए कल के खूबसूरत इंसानों की ये पेंटिंग्स जहाँ एक तरफ अपने बनाने वाले के फ़न की गवाह हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का एहसास भी दिलाती हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और यादगार है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। करेंगे कोरोना वैक्सीन की बात भी कि आपको वैक्सीन कब लगनी है, कब आपका नंबर आएगा, लेकिन जानिए ब्रेक के बाद। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। अब करेंगे बात कोविड-19 की वैक्सीन से मुताल्लिक। कब लगेगी आम शहरियों को वैक्सीन? तो खबर यह है कि पाकिस्तान में आम शहरियों को अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 मार्च को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आने का इम्कान है। ये वैक्सीन 60 साल से जायद उम्र के अफराद को लगेगी, क्योंकि पहले जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही थी वो 60 ईयर्स तक के लोगों को लगाई गई थी। अब 65 प्लस जो लोग हैं उनको ये एस्ट्राजेनेका लगनी है। मार्च के दूसरे हफ्ते में मजीद 28 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचेंगी। जून से पहले पाकिस्तान में 1,70,00,000 एस्ट्राजेनेका की डोजेस आएंगी। ये तमाम वैक्सीन इमदाद के तौर पर पाकिस्तान को मिल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। मैम वेलकम टू द शो। एक और अच्छी खबर हमारे सामने है, हमारे साथ अब आप ये शेयर कीजिएगा कि आम शहरियों के लिए इस वैक्सीन की तकसीम का तनासुब क्या होगा, और दूसरी बात ये कि किस सूबे को कितनी वैक्सीन मिलेंगी। देखिए जी, ये वैक्सीन जो है ये ज़ाहिर है सूबों की जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से, उसी के तनासुब से उनको मिलेगी, मगर इसके अंदर पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज़ किया गया है। सबसे पहले हमारे वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे थे, तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी थी। और दूसरे नंबर के ऊपर फिर हमारे 65 ईयर्स से अबव जो शहरी हैं उनकी बारी आएगी, और वो तकरीबन कोई 9 मिलियन के करीब हैं, और वो चारों सूबों में और ज़ाहिर है आज़ाद जम्मू कश्मीर GB वगैरह में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जिस तरह की आबादी होगी और जिस तरह से वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिन की रजिस्ट्रेशन का डाटा हमारे पास आता जाएगा, उसी तनासुब से ये वैक्सीन जो है ये सूबों की तरफ तकसीम कर दी जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन जब वो लगाई जा रही है और उससे मुताल्लिक कहा गया था कि 2 डोजेज उसकी लगनी है एक इंटरवल के बाद, एक तो कि क्या एस्ट्राजेनेका का मामला भी होगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि वो प्लान क्या है कि पहली डोज मिल गई है, अब एक गैप दिया जाएगा, फिर दूसरी डोज मिलनी है, कब मिलनी है? देखिए जी, ये पहली डोज के तकरीबन 3 हफ्ते के बाद या कुछ में ये लोग 12 हफ्ते भी कहते हैं, जो भी इस वक्त डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, तो उसके मुताबिक जो है ये जिनको पहली डोज लगाई गई है उनके लिए दूसरी डोज भी हमारे पास स्टोर्स में मौजूद है। तो जो वक्फा होगा 3 से 4 हफ्ते का, उसके बाद इन लोगों को ये वैक्सीन जो है वो अपने टाइम के ऊपर इनको भी लगा दी जाएगी जी दूसरी डोज। अच्छा मैम, इससे पहले भी वैक्सीन आई है पाकिस्तान में, इस वैक्सीन की खुसूसियत क्या है ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली ये बताइएगा, और दूसरा ये कि क्या ये भी हमें इमदाद के तौर पर मिली है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये 60 साल तक के लोगों को लगाई जा रही है जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ में हमने 65 प्लस के लोगों को लगानी है, वो हम एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफर्ड की जो एस्ट्राजेनेका है वो वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी, और उसकी तकरीबन 2.8 मिलियन डोजेस जो हैं वो 2 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रही हैं, और मज़ीद 2.8 मिलियन डोजेस जो हैं वो उसी एक हफ्ते के अंदर वो भी हमें मौसूल हो जाएंगी। तो इसके बाद ये साइनोफार्म के बाद जो सीनियर सिटीजन्स को हमने लगानी है वो एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका इस्तेमाल की जाएगी उनके ऊपर। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम साइनोफार्म देन एस्ट्राजेनेका, फिर कैंसर बायो के भी ट्रायल्स मुकम्मल हुए थे, वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को मिलनी है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो बातचीत हो रही थी कि प्रोक्योर करनी है, ख़रीदनी है, वो चाहे सरकारी सतह पर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर ने करना हो, आप मुझसे शेयर कर पाएँ कि अब तक वैक्सीन खरीदने का, प्रोक्योर करने का कोई मुआहिदा किसी भी कंपनी के साथ हो चुका है पाकिस्तान का? देखें, अभी तक वैक्सीन ख़रीदने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई कि हमें जो वैक्सीन बाहर से जो मिल रही है, कुछ चाइना ने हमें तोहफे में दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि, और कुछ हमें कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है, एस्ट्राजेनेका जो है
वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये मायदा हुआ है कि वो दुनिया की कंट्रीज़ जो उसकी सिग्नेटरी हैं उनकी 20% पॉपुलेशन को वो प्रोवाइड करेगा। या हमें ये बात याद रखनी है कि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 65 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुई है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और 130 ममालिक में अभी तक वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हो सकी। और हमें ये वैक्सीन अगर इमदाद के तौर पे मिली भी है तो वो इसलिए मिली है कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल थी। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म ने ये देखा कि पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार हमने वज़ा किया था वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी, हमारी डिलीवरी की कैपेसिटी, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारी, तो पाकिस्तान की तैयारी को देखते हुए सबसे पहले कोवैक्स ने पाकिस्तान को शॉर्टलिस्ट किया है और हमें ये वैक्सीन दी है। तो ये फ्री वैक्सीन हासिल करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत एफर्ट करना पड़ा है, तभी ये हमें मिली है। वो अपनी जगह डॉक्टर साहिबा, लेकिन ज़ाहिर है काम शहरी ये ज़रूर सोचता है कि उसकी बारी कब आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप फेजेस में लगाएंगे, एज ब्रैकेट्स को देखा जाएगा, लेकिन ऐसे में स्पेशल नौजवान वो भी तो ये सोचते हैं कि उनका नंबर फिर कब आएगा। लेट्स सी इसमें प्राइवेट सेक्टर फिर कैसा रोल प्ले करता है, जो कि सुनने में ये भी आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी कोशिश कर रहा है प्रोक्योर करने का, वो फिर पे करके हम वो वैक्सीन लगवा पाएंगे। चलिए जी, इस पर तो हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये जो अगली खबर है जी, इसके ऊपर मैं बात करूंगी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल बड़े प्राउड से, बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से ये खबर मैं शेयर करूंगी। रोक सकता है आपको? हम लड़कियां ना हर मैदान में सबसे आगे चले आप कर ले। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, कौन रोक सकता है खवातीन को आगे बढ़ने से? बिल्कुल, अब तो कोई नहीं रोक सकता, खासकर जब बात रेस की हो। आप मुकाबला करके देख लें शुएब। चलिए ठीक है, साइकिल चलाइएगा आप। आज हमने वैसे एक जगह जाना है जहाँ पर आपने, मेरा ख्याल है, स्केटिंग करनी है, तो लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। बट एनीवे स्केटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस जीप रैली की, जिसमें पलवशा और मायरा जब्बार ने पहली बार हिस्सा लिया। और इनका ये सफ़र कैसा रहा, कहना चाहिए कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चूँकि इनसे मुतालिक जब हम बात करते हैं और ख़वातीन रेसेस से मुतालिक हम बात करते हैं, तो एज अगर हम देखें तो 18 साल पलवशा सुल्तान और 21 साल नेविगेटर जो है ये मैदान में उतरी हैं। पलवशा सुल्तान और मायरा जब्बार ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग आप दोनों को एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब मुझे पलवशा पहले आप बताइएगा, यू जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल अभी तो आप यू वेरी यंग, तो आपने कैसे सोचा एट दिस यंग एज, मतलब डायरेक्ट रेस की तरफ ही चली गई हैं आप? आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन मुझे आपके पास? अच्छा पलवशा, अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके इस शौक से मुताल्लिक, एट दिस यंग एज किस चीज़ ने आपको पुश किया इस तरफ के रेस लगानी है और यू नो इस जीप रैली में आपने पार्टिसिपेट करना है? मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद एक रैली ड्राइवर हैं। ओके। तो मैंने पिछले 2 सालों से उनको रहे हुए देखा है। तो मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया है वो मेरे अपने वालिद साहब हैं। उनको देखते हुए इस सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हुए आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट, और फिर मैंने उनसे जब कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प की है आगे आने में, बहुत बकअप किया है, और जितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है वो उन्होंने डाला है। अच्छा पलवशा, मायरा से सवाल करने से पहले मैं आपसे ही ये सवाल करूंगी कि मैं अपनी मिसाल दूं तो तेज़ गाड़ी चलाते हुए मैं डर जाती हूँ, मेरे पास से कोई गाड़ी तेज़ी से गुजरे तो मैं डर जाती हूँ। आपने तो सबको हैरान करके रख दिया है, आपको डरती नहीं है? डर नहीं लगता क्या? जी नहीं, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि ये गेम एक ऐसी है जिधर आपको रिस्क लेना पड़ता है। इस फील्ड में आने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको किसी भी किस्म का एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और ऐसा कुछ हुआ भी, ऐसा इस रेस में आपके साथ हुआ भी, आपकी गाड़ी को हिट किया गया, वो क्या मामला था? जी वो ये था कि मेरी जो गाड़ी थी वो सबसे लास्ट वाली थी वुमेंस कैटेगरी में रन लेने के लिए। तो मेरी गाड़ी के बाद एक टेक्निकल टीम की गाड़ी मेरे पीछे थी, तो उन्होंने जो है हमसे असल में रूल ये होता है कि आपको 20 मिनट्स का जो है फासला रखना पड़ता है, बट वो जो टेक्निकल टीम की गाड़ी थी वो बिल्कुल मेरे पीछे चिपकी हुई थी साथ, कि जैसे शायद पोडियम उन्होंने लेना, तो वो बिल्कुल मेरे साथ साथ थे, मेरे पीछे थे।
तो एक जगह मेरी चेक लाइट आई जिसकी वजह से जो है मुझे रुकना पड़ा और मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे थी। तो वहाँ पे मैं रुकी हूँ और मैं राइट साइड में अपने मिरर में देख रही थी, राइट साइड के मिरर में, कि वो गाड़ी आ रही है और डस्ट भी नहीं थी कि उनको नज़र ना आए मेरी गाड़ी, बट एकदम से उन्होंने काफ़ी स्पीड में थे वो और उन्होंने आके मेरी गाड़ी में डायरेक्ट हिट किया, जिसकी वजह से जो है ठीक है, तो ये ऐसा जो हुआ है मेरी गाड़ी ठीक है, वो ज़ाहिर है ऐसा मामला आपने शेयर किया। ठीक है, कमिंग टू मायरा, मायरा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस जीप रैली से मुतालिक। काफ़ी अच्छा लगा पहली दफ़ा जाके और यही देख के कि मतलब मैं फर्स्ट फीमेल नेविगेटर थी वहाँ पे। तो काफ़ी स्पेशल फील हुआ और मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी और लड़कियों को भी इंस्पायर करूँ इस फील्ड में और नेविगेटर्स भी आएँ, क्योंकि अक्सर लड़कियां डर जाती हैं कि पता नहीं हम कैसी नेविगेशन करेंगे और क्या होगा, लेकिन नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है। मायरा आपने नेविगेशन अच्छी की, आपने नेविगेशन अच्छी की जी। वो तो पलवशा से पूछा। पलवशा मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ। पलवशा आप बताएं मायरा कैसी नेविगेटर है, क्योंकि शी इज द फर्स्ट फीमेल नेविगेटर। नेविगेटर होने से पहले ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हम साथ हम जो है फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, हम एक ही टीम से खेलते हैं, ये मेरी कैप्टन भी है। तो नेविगेशन तो इसने माशाल्लाह बहुत अच्छी की, इसकी नेविगेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी और हर चीज़ जो कुछ हमें काफ़ी सरप्राइज बम्प्स फेस करने पड़े, तो इसकी आंख जो है वो सामने ट्रैक पे थी और एक इसकी जो आंख है वो हमारे जो आईपैड है उस पर थी। अच्छा, काफी टफ होता है ये कि ये आ रहा है, दोनों तरफ नजर रखना। पलवशा ये भी शेयर करें हमारे साथ, आपने पहली मर्तबा रेस में हिस्सा क्या लिया और जब हिस्सा लिया तो तब जहन में आपके क्या चल रहा था? मैं थोड़ा सा स्टार्ट में नर्वस थी, काफ़ी थोड़ा डरी हुई भी थी और मुझे असल में डर इस चीज़ का था कि एक तो वहाँ पे जब आप स्टार्ट लेते हैं तो लोगों का जो एक प्रेशर होता है, वहाँ पे जो एक क्राउड इकट्ठा हुआ होता है उनका काफ़ी प्रेशर होता है आप पे, मतलब आप चाहे जितना मर्जी अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर लें, बट जब आपको स्टार्ट लेना होता है तो वैसे ही आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है, तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा था। उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ का इतना डर नहीं था। ट्रैक जो है मैंने पहले देखा हुआ था तो इतना मुश्किल नहीं। मायरा, जब पलवशा थोड़ी प्रेशराइज होती हैं, अब जाहिर बात है रेसिंग एक गेम ही ऐसी है कि इंसान कंफ्यूज होता है, प्रेशराइज भी होता है, उस सूरत में आप उनको किस तरह से हेल्प आउट करती हैं, किस तरह से आप उनको हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं? हमें ना इसके बाबा ने पहले ही गाइड करके भेजा था कि एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना है, तो हम लोगों ने मतलब फुल टाइम इसी तरह था कि बातें कर रहे थे आपस में और हम लोगों को एक टॉपिक में था जिसमें हम अपना इंटरेस्ट लेके खुद ही बातें कर रहे थे। ये बताएं जरा मायरा, आने ही नहीं दिया वो। ये रेस के ट्रैक पे जब गाड़ी तेज दौड़ रही है, वो टॉपिक कौन सा था जिस पर डिस्कशन हो रही थी? वो सीक्रेट है। अच्छा चलें ठीक है, लेट इट बी। अच्छा मायरा, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पलवशा, शी इज़ वेरी यंग, यू आर ऑल्सो वेरी यंग, और ज़रा वो 18 साल की पहली बार रेस में गई, तो वो कमेंट नहीं सुना आपने, ये क्या अभी लाइसेंस बना, अभी रेस में हिस्सा लेने आ गई, ऐसे कमेंट सुने आप दोनों ने? पहले मायरा मुझे आप बताएं। नहीं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में पहले ही ड्राइविंग करने शुरू हो जाते हैं, 14 की एज से लोग ड्राइविंग करना शुरू हो जाते हैं। मैं खुद 9 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ, तो ऐसे कमेंट्स तो नहीं सुने हमने, लेकिन ये बहुत हमारे लिए प्राउड वाली बात थी कि पलवशा अभी 18 की और वो आते साथ ही लाइसेंस लेते साथ ही उसने इस फील्ड में और यानी पलवशा हम यूँ समझें कि पलवशा पहले से तैयार थी, पलवशा बिल्कुल कहना चाहिए कि वो रेडी टू पार्टिसिपेट थी, लेकिन वो वेट कर रही थी 2021 का कि चलो 18 की हो जाऊंगी तो रेस में हिस्सा लूंगी। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा पलवशा, आपने बताया कि आपके बाबा आपके इंस्पिरेशन हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं ख़ानदान के या दोस्त, उनका रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि ये सुनने में बड़ा हैरानकुन लगता है कि एक लड़की 18 साल की जीप रैली में हिस्सा ले रही है, जनाब रेसिंग कर रही है, तो वो लोग क्या तनकीद करते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये इतना एक मुनफरिद काम करने की क्या ज़रूरत है, ये अप्रिशिएट करते हैं?
नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी जिन को भी इस चीज़ के बारे में पता चला है कि मैं इस तरह से इस साल पार्टिसिपेट कर रही हूँ या किया है, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को जो है इनकरेज किया है, काफ़ी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया इस बात पे। और अभी तक मुझे किसी की तरफ से भी कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला है। सारों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में, और उनके लिए तो एक तरह से मैं उनकी प्राइड हूँ कि इस हमारी फैमिली में से और मेरे फ्रेंड सर्कल में से मैंने जो है एक रैली में हिस्सा लिया। ज़बरदस्त। पलवश साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस जीप रैली एंड यूर अ फुटबॉलर एज वेल, ये एथलीट से हट के अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक बताएं, अपनी स्टडी से मुताल्लिक, और क्या किचन का शौक भी है, खाने पकाने का शौक भी है? अच्छा, एक मेल को ना यही जानने की ज़्यादा कुछ। जी पलवश। मैं A लेवल्स कर रही हूँ वेस्टमिंस्टर एकेडमी से। और जो रही बात कुकिंग की, तो मैं कर लेती हूँ। बेकिंग का मुझे ज़्यादा शौक है और इतना प्रो नहीं हूँ उसमें मैं, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की चलती रहती है। मतलब इस तरह से बेहतर है घर में इस तरह से। जी जी, आपको कैसे पता इस तरह का खाना बनाना नहीं आता? अब वो उनके बोलने से मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। बल्कि पलवशा के बारे में ये कहना चाहिए कि ना सिर्फ पलवशा एक अच्छी रेसर है बल्कि एक अच्छी ऑब्जर्वर भी है। जी पलवशा, मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैं हार्डली अंडे बॉईल कर लेती हूँ। हाँ, बातें बनाती हैं लेकिन जैसे बना रही हैं। मायरा, आप बताएं, आपको इसके अलावा नेविगेटिंग के अलावा और क्या क्या शौक हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? खाना आप भी बना लेती हैं या मेरी तरह आपको भी खाना बनाना नहीं आता? नहीं, किचन से तो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मतलब मैं फुटबॉलर हूँ। हम नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं। Yes, you are the captain. मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑस्ट्रेलिया में, और जी करंटली पोपो FC में खेल रही हूँ, उनकी गर्ल्स टीम की कैप्टन और मैनेजर हूँ। इसके अलावा मैं एक एडवेंचर क्लब में हूँ, वहाँ पे मैं क्लाइंबिंग करती हूँ मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में, और रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, बस यही। ज़बरदस्त। ये बहुत इनडिफरेंट है, यानी वो कहना चाहिए कि डिफरेंट शौक, माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, फिर फुटबॉल, और फिर अब ये जीप रैली। कोई ऐसी चीज़ जो भी नहीं की लेकिन वो करनी है? जी कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई, क्योंकि मैंने बास्केटबॉल भी खेला हुआ है, मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है, और अब फुटबॉल भी खेल। अच्छा, एक सवाल मैं पलवशा आपसे करना चाहूँगी कि रेसिंग में आप थी तो जाहिर बात आपके साथ मर्द हजरात भी थे जिन्होंने रेसिंग में हिस्सा लिया था। ऐसा होता है कि लड़की देखकर, वो भी कम उम्र की लड़की देखकर, अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या? मतलब होता है ना थोड़ा हल्का लेना कि हो सकता है इससे उतने अच्छे से रेसिंग ना हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं? जब आप एक फील्ड में एंटर होते हैं तो दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक जो आपको हर चीज़ का पॉजिटिव रिस्पांस दें, और एक हर चीज़ का नेगेटिव दें। तो इसी तरह हमारे साथ भी था कि जब हम दोनों आए, क्योंकि सिंस मेरी जो नेविगेटर थी वो फीमेल थी, और ये पहली बार हुआ था कि एक फ़ीमेल के साथ जो है साथ नेविगेटर भी फीमेल हो, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कहा गया था कि आप लोग रेस कैसे कंप्लीट करेंगे, या अगर टायर चेंज करना पड़ गया या कोई भी मसला हो गया गाड़ी का, तो लड़कियां ये कैसे कर लेंगे, और दो लड़कियां एक साथ इतना 163 किलोमीटर का ट्रैक कैसे कंप्लीट कर सकेंगी। क्या बात है जी। तो हमें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो फेस करना पड़ा, लेकिन हमने क्योंकि मिसाल बनना था तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये करना। क्या बात है, आप मिसाल बनी। ना सिर्फ आप लोग मिसाल बने, आपकी दोस्ती भी मिसाल बन गई। यस, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अब जरा बढ़ते हैं आगे, ग्रीन लाइन की बात कर लेते हैं। मार्च 2021 ग्रीन लाइन ट्रैक का दूसरा जो फेज है वो मुकम्मल हो जाएगा, और 80 बसेस जल्द कराची पहुंच जाएंगी। जून जुलाई की बात असद उमर साहब ने की थी कि बसेस कराची पहुंचेंगी, जिस पर कुछ पीटीआई के रहनुमाई कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं, और बाकी तनकीद तो करेंगे, लेकिन पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा डेट्स दी गई हैं। आपको याद है शुएब, आमिर लियाकत साहब हमारे साथ शो में थे, और जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, किसने कहा? हमने कहा असद उमर साहब ने कहा। उन्होंने कहा अच्छा फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ये उन्होंने तनकीद की थी। एनीवेज जी, वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 तक ग्रीन लाइन का दूसरा जो ट्रैक है, दूसरा जो फेज़ है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 80 बसेस जल्द कराची पहुंच जाएंगी।
वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें कहा गया है कि मंसूबा फिर सिंध हुकूमत के हवाले किया जाएगा। डिटेल्स लेंगे कि इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ लिखा गया है। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान। शोएब, अदालत को अपनी रिपोर्ट में बताया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि मंसूबा तकरीबन इख्तितामी मराइल पर है। पहला फेज का मुकम्मल हो चुका है और दूसरा फेज मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। 80 बसों को कराची लाने के लिए एक मुआहदा चीनी कंपनी से तय पा गया है, उसके टेंडर्स हो चुके हैं। उसकी पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो जारी है और 24 स्टेशन होंगे। 24 किलोमीटर का ये ट्रैक है सुरजानी से टावर तक और ये कराची वालों के लिए बहुत अहम मंसूबा है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल करके सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा और 3 साल में ये 3 साल के लिए इब्तदाई मरहले पर सिंध हुकूमत के हवाले किया जाएगा और सिंध हुकूमत ही इसे चलाएगी। बाकी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि ग्रीन लाइन बस और ऑरेंज लाइन बस कामयाब हो सके। इरफान, एक बात और क्लियर कर दीजिएगा, ये जो बात हो रही है दूसरे फेज की, क्या इसको मैं यूँ समझूं कि नुमाइश से लेकर टावर तक जो है वो दूसरा फेज है जिसके बारे में कहा गया है 2021 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा? जी शोएब, ऐसा ही है। बताया गया है कि ट्रैक तकरीबन मुकम्मल है, ताहम जो नुमाइश के बाद वाला ट्रैक है वहाँ सिविल बस जारी है। ट्रैक तो तक बन चुका है मगर कि जो अगला मरहला है ट्रैक का ये मार्च 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया गया था कि रवा साल यानी 2021 के दौरान ग्रीन लाइन बस को अब बाकायदा चला दिया जाएगा। शुक्रिया इरफानुल हक, आपने अपडेट किया। अब नाजरीन करेंगे बात एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी की। एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी शख्सियत जिसने जानवरों से इतनी मोहब्बत की और जानवरों से प्यार और मोहब्बत। ताहिरा रसूल साहिबा को बरतानिया से पाकिस्तान खींच लाया। फैसलाबाद में बेघर और बीमार और जख्मी जानवरों के लिए फ्री अस्पताल और शेल्टर होम इन्होंने बनाया है। अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। एनिमल लवर तो मैं शुरू से ही थी, तो लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम जब भी आते थे तो जानवरों की ये इतनी ज़्यादा मैक्सिमम बुरी हालत, रोड एक्सीडेंट, वैसे भूख से पसलियाँ निकली हुई हैं, वो कूड़े के ढेर से खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भी पता है क्या मिलना है। तो लोगों का पत्थर मारना, लोगों का ऐसे ही जाते स्टिक मारना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। तो लेकिन वो तो चलो अलग था। एक बस ये हादसा हुआ था कि कोई डॉग मुझे मिला, बहुत बुरी तरह इंजर्ड था, उसकी आंख बाहर थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैं उसे रेस्क्यू करवा पाई। तब तो कोई क्लू, कोई आइडिया था ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई भी मैं थोड़े टाइम के हॉलीडेज़ के लिए थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई, सारा दिन वहाँ रही, वो नहीं बच पाया बिकॉज उसकी हालत अब मैक्सिमम ऑर्गन्स उसके, बॉडी उसकी, तो बस उसकी जो मैंने मिजरी देखी, अपने हाथों से उसे दफनाया, तो बस दैट हिट मी, लाइक बहुत मुझे वो हो गया था कि नहीं अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा मैडम, कितने जानवर अभी यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास रेस्क्यू सेंटर के अंदर और डेली बेसिस पर कितने लाए जाते हैं, कितनों को रेस्क्यू किया जाता है? वक्त आए हुए हैं जो इमरजेंसी केसेस हैं जिनको प्रॉपर फुल टाइम डॉक्टर की उसकी ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो वो यहीं पर ही हैं। तो उसके अलावा बाकी डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, तो वो माशाल्लाह से मेरा ख्याल 25-30 तो इस वक्त हैं। हम जैसे ही उनको वो फिट अनफ होते हैं, हेल्थी अनफ होते हैं, तो हम उन्हें वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। किस तरह से इनकी हिफाजत की जाती है, किस तरह से इनको रेस्क्यू किया जाता है और किस तरह मेक श्योर किया जाता है कि इन्हें हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की जाए? ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे, लेटेस्ट जो एक्सरे मशीन है वो है, और उसके अलावा ये कैनल्स आप देख सकते हैं कि आधे हमने पक्के किए हैं कि जो हर रोज़ वो ब्लीच से और वो डेटॉल से धोए जाते हैं, और आधे कच्चे हैं क्योंकि ये कच्ची जगह पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मंथली एक्सपेंस की बात की जाए तो वो कितने हैं आपके? ये हम कह रहे थे आपस में, एक दिन हंस रहे थे कि हमें गिन लेने चाहिए पहले ही, तो 2-3 तक यहाँ पर 3 स्वीपर हैं, तो एक कुक है और एक जो इन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं, लेकिन वैसे भी सारा दिन वो इनकी लुक आफ्टर करते हैं, तो एक गार्ड है, तो बाकी 2 बड़े डॉक्टर हैं, 3 छोटे जूनियर डॉक्टर्स हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, और वहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है पानी की शहजादियों की रिहाइशगाह। ये कहाँ है, इसकी सैर कराएंगे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। पानी वाला
बाग, जिसमें रहती हैं जापान की शहजादियां। लोग ऐसी दुनिया देखने को तरसते हैं। आपको लिए चलते हैं पानी के नीचे इन हसीन शहजादियों से मिलाने। इस खूबसूरत शहजादी का नाम कोए है। जापान में इसे अच्छी किस्मत और रूहानी सुकून से जोड़ा जाता है। इनका शुमार महंगी तरीन मछलियों में होता है। एक मछली की कीमत $10 से $100 तक हो सकती है। दाना डालते ही ये शहजादियां पानी की चादर हटाकर सामने आ जाती हैं। सब्ज पानी पर रंगों का ऐसा तूफान आपने पहले नहीं देखा होगा। एक तो सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, एक होती है। दूसरा साउंड भी एक होता है पानी के अंदर। जब वो दाना डलता है तो दाने की स्मेल होती है, ठीक है, जो इस फील कर लेते हैं इसको। इस्लामाबाद के मसनूई तालाब में इन मछलियों की अफजाइश की जा रही है। ऑक्सीजन लेवल मुसलसल चेक किया जाता है और पानी हर 8 घंटे बाद बदला जाता है। 11 फुट तक का पानी है तो 18 से 24 सेंटीग्रेड के बीच में ही टेम्परेचर होता है। ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 6 से 7 फुट तक एक जैसा होता है और उससे नीचे जितना आप जाते रहेंगे पानी का टेम्परेचर एक जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़िंदा रहना और ब्रीड करना आसान होता है। ये मछली 36 इंच तक लंबी और 50 साल तक जिंदा रह सकती है। पानी तो पानी, लेकिन ये नोकीले पत्थर भी इन मछलियों की जिंदगी में बहुत आम किरदार अदा करते हैं। इनके तालाब में रखे पत्थर आम नहीं, बहुत खास हैं। समुद्री पत्थर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं करती और उस पे ज़्यादा फेवरेबल होता है इन्वायरमेंट के उसके ऊपर एलजी उग जाए। तो इसके लिए जो फेवरेबल पत्थर होता है वो ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर एलजी उग सके। मछली के अंदर एक खूबी होती है सुराख करने की। ये उन मिट्टी के टीलों के अंदर सुराख करना शुरू कर देती है और ये क्या करती है, जब भी इसने अंडे डालने हो या इसको किसी बड़ी मछली से कोई आप कह सकते हैं खौफ है शिकार का, तो ये उन सुराख में चली जाती है और मछली बड़ी मछली के लिए फिजिबल नहीं होता कि वो सुराख में जा सके। इस शहजादी के कई रंग हैं। ये पानी के बाग में फूलों जैसी लगती हैं। राउंड अबाउट हमने जो है ना इसमें 10 फिशेस पहले कोए डाली थी, ठीक है, और अभी मेरे ख्याल में 500-600 फिशेस हैं इस वक्त और तकरीबन ये 1.5 साल में, 1.25 से 1.5 साल में अभी इनकी इतनी ब्रीड हुई है और अब ये मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि अब ये एकदम हज़ारों में जाएगी। इस्लामाबाद का ये बाग कोई फिश की सबसे बड़ी नर्सरी बन चुका है और हाँ, शहजादियां आपकी आमद की मुंतजिर हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे गवादर की, जिसके क्रिकेट स्टेडियम ने मचाई हुई है धूम। हर शख्स का दिल चाहता है वहीं जाए और ज़रा देख कर आए। जितना खूबसूरत तस्वीरों में लगता है वो हकीकत में उससे भी कितना हसीन है वो। शोबिस के सितारे जलवा दिखा चुके हैं और अब है बारी, हमारी तो है ही, क्रिकेट के सितारों की भी है। 25 मार्च को इस ग्राउंड की शान वो बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ खबर ये भी है कि क्वेटा और कराची के मैच के बाद गवादर क्रिकेट स्टेडियम में कोचिंग का आगाज़ होने वाला है। यानी वहाँ से हम देखेंगे कि नए नए स्टार्स उभरते हुए दिखाई देंगे। जो टैलेंट है वहाँ का, गवादर का जो टैलेंट है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के शहरों का, वो हमें वहाँ पॉलिश होता हुआ दिखाई देगा। दिस गवादर स्टेडियम इज़ ब्यूटीफुल। और अब इस गवादर स्टेडियम की जब हम बात कर रहे हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत साहब, वेलकम टू द शो। हम कल अपने शो में बात कर रहे थे कि ये स्टेडियम इतना खूबसूरत है कि दिल चाहता है रोज़ाना हम शो में इसी पर बात करें। हमें ये बताइएगा कि सर अब क्या क्या प्लान्स हैं गवादर को लेकर? एक तो PSL वहाँ पर होने जा रहा है, दूसरा कोचिंग अब कब से शुरू हो रही है यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। वाकई गवादर का जो ये स्टेडियम है, मैं कोई 2 माह कबल वज़ीर आला साहब के साथ वहाँ पर गया था
तो एक दफ़ा आदमी वहाँ जाए, दिल यही करता है कि बार बार उस स्टेडियम में वो खेले, वो वहाँ पर वक्त गुजारे। और आप लोगों को भी जो है दावत है, आप लोग भी काइंडली ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपने कहा कि दिल चाहता है कि हमेशा शो में जो है उसको हम दिखाते रहें, लेकिन कभी खुद तशरीफ़ लाएँ, कभी खुद देखें। तो ये खूबसूरत स्टेडियम है और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इसी दौर में इसको डेवलप किया गया। ये पहले है तो पुराना कोई ग्राउंड, लेकिन ये एक आम सा ग्राउंड था। इस तरह ये डेवलप नहीं था कि दुनिया की नज़रों और तवज्जो का मरकज़ बन सके। तो अब ये बन गया है और साथ ही फिर हमारी एक ज़बरदस्त ख्वाहिश रही है कि इसमें PSL का कोई मैच होता, इसमें दीगर मैचेस होते। लेकिन ये है कि हमारे जो शोबिज़ के जो स्टार्स हैं वो और दीगर हमारे जो ऑफिशियल्स थे, एक फ्रेंडली मैच हमने तो वहाँ पर करवा लिया। अब इंज़िमाम-उल-हक साहब जो है तशरीफ़ लाए थे कोयटा, फिर बाद अज़ां गवादर गए और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत कोई 4 से 5 घंटे एक तवील मीटिंग हुई इंज़िमाम-उल-हक साहब के साथ। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और फोकस हमारा यही था कि इस ग्राउंड को डेवलप करने के साथ साथ इस तरह के कई एक ग्राउंड हमने बलूचिस्तान में डेवलप करने हैं। और ये सारे जो ग्राउंड हम डेवलप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट के प्लेयर्स हम प्रमोट कर सकें, टैलेंट हम अर्न कर सकें। बलूचिस्तान में इस हवाले से बड़ी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है कि कोयटा ग्लेडिएटर टीम में बलूचिस्तान का कोई एक प्लेयर भी मौजूद नहीं। पहले एक प्लेयर बिस्मिल्लाह हुआ करते थे, अब वो भी नहीं। तो हमारा ये जो मीटिंग था, ये फोकस रहा इस बात पे कि बलूचिस्तान में हमने नए प्लेयर्स जो है क्रिकेट के वो प्रोड्यूस करने हैं, उनको प्रमोट करना है, उनको प्रोजेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको आगे बढ़ाना है। तो इस सिलसिले में क्रिकेट में को बलूचिस्तान में हम प्रमोट भी करेंगे और क्रिकेट जाहिर है उसके साथ साथ क्रिकेट ग्राउंड सर, ये जिन पॉइंट्स पर आप फोकस कर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन फोकस करने के लिए एक जरूरी चीज जो कि हमें कम लग रही है वो ये कि यहाँ पर फ्लड लाइट, उसका क्या सिस्टम होगा और क्या PSL का मैच हम डे नाइट देख पाएंगे अगर वो फ्लड लाइट सिस्टम यहाँ पर हो जाता है तो? जी, इस वक्त अगर PCL का मैच वहां पर नहीं भी हो रहा, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो आपने बता दिया फ्लड लाइट्स वो वहां पे नहीं है अभी तक, हमने इस्टेब्लिश करना है, ये हमारा प्लान है। अब बहुत जल्द हम इस्टेब्लिश करेंगे वहां पे भी और कोयटा में भी जो हमारे क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं। और दूसरा ये है कि ये जो पिच है अभी तक ये प्रॉपर, इस पे अब मजीद इसको हमने डेवलप करना है। थर्ड ये है कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा अनइवन है, अच्छा, उसको लेवल करना है। और फोर्थ फिर ये कि जो ग्राउंड की जो साइज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है, कम है, लेकिन उसमें चूंकि गुंजाइश है, अब उसको हमने स्ट्रेच करना है, उसको एक्सटेंड करना है। और ये इंशाल्लाह इसी साल ये जो फ्लड लाइट्स है और दीगर जो डेवलपमेंट के काम है इस स्टेडियम में वो हमने बिल्कुल मुकम्मल करने हैं। हमारा PSL चूंकि एक प्रॉपर मैच तो पूरे सीरीज नहीं शुरू हो सकता जी। हम ये चाह रहे थे या अब भी हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई फ्रेंडली एक मैच वहां पे हो, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है या उसको प्लान करते हैं, देखते हैं कि PSL उस पर क्या फैसला करती है। ठीक है, लेकिन अपने तौर पे एक सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। सर क्या मतलब फैसला करती है सर? सॉरी टू इंटरप्ट, क्या 25 मार्च को यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मैच नहीं हो रहा? नहीं, वो तो एक इनका प्लान है, एक अच्छा। वो तो प्लान है, लेकिन उसको फिर हम उसके लिए हम जो है उसको डेवलप भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि पूरा एक सीरीज जो है यहाँ पे होता गवादर में, फिर कोयटा में, तो वो उसको हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एक बात सर और बता दें कि कोई रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से भी की है कि ही इज अ स्पोर्ट्समैन टू, वो भी आए, वो भी जरा इस का विजिट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब जाहिर है उनको मालूम है, हमने कोई डायरेक्ट अभी तक जो है वजीर आला साहब ने या मेरे इल्म में नहीं है कोई और अपनी मुलाकात में उन्होंने डिस्कस लाजमी इसको किया होगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर आने का ख्वाहिश का इजहार किया है या नहीं किया, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। अभी चंद माह कबल वो तुरबत आए थे और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की जो 9 जुलीबी इजला है। सर तो आप रिक्वेस्ट करें ना सर, हमारे शो से करें, यू आर स्पोक्स पर्सन ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, आप रिक्वेस्ट करें इमरान खान साहब से कि वो आए यहाँ पर। नहीं, वो मेरे ख्याल आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, वो क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम हैं, शायकीन रहे हैं, आज भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनका, वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो जो लगाव है, जो शगफ है उसका स्पोर्ट्स के साथ, जिम के साथ, क्रिकेट के साथ, वो तो मौजूद है, बट इज़ वेरी मच बिजी। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है,
हमारी जबरदस्त ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आपकी ये ख्वाहिश है सर, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान का एक खूबसूरत इमेज खान साहब दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो स्टेडियम को दिखाने के लिए वो खुद भी यहाँ पर आए। लियाकत साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इससे हटकर एक मामला हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पीर के रोज़ हमने अपने शो में एक माजूर रिक्शे वाले को बुलाया, बड़ी दर्दनाक उनकी कहानी है, लेकिन उनकी हिम्मत आप देखिए, वो एक मिसाल है। वो खुद माजूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रिक्शे में अवामुन नास की फ्री खिदमत करते हैं, फ्री उनको सवारी करवाते हैं, मंजिल तक ले जाते हैं जहाँ पर छोड़ना हो। उनको आपकी मदद दरकार है, क्या कुछ मदद कर सकते हैं आप उनकी? नादर उनका नाम है सर। जी सर, आंखों पे हम उसका मदद करेंगे और पहले भी हम मदद करते रहे हैं, चूँकि हमारे साथ इन्होंने रब्ता नहीं किया। बड़े एक खुददार इंसान हैं और माजूरी को उज़र बना के, बहाना बना के गदागरी की तरफ नहीं गया, बल्कि मेहनत करके न सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपनी फैमिली की किफ़ालत कर रहा है और एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है। साथ साथ वो तमाम माजूर जहाँ से शहर में ये इनका रक्षा गुजरता है, तो उनको ये खुद पिक करके जो है ना उसको फ्री ड्रॉप देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्पिरिट है और मैं समझता हूँ कि माजूर वही हैं जो माजूरी को उज़र बना के गदागरी करते हैं, घर बैठ जाते हैं और काम नहीं करते। और जिन लोगों की हिम्मत जवां हैं, जो खुददार लोग हैं, वो जो है कभी माजूर नहीं है। देखें, और इस शख्स को जो है हर एक जो है बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखता है। अगर यही शख्स गदागरी की तरफ जाता तो ये सारा दिन खुदा के नाम पे जो है 1-2 रुपया भी मांगता, लोग जो है कोई इसको देता या कोई नहीं देता। लेकिन अब देखें, एक बावकार ज़िंदगी, और हम ये चाहते हैं कि ये जो स्पिरिट इन्होंने बरकरार रखा है, इस स्पिरिट को एक रोल मॉडल के तौर पे दीगर जो हमारे डिसेबल्ड हैं, जो हमारे खसूसी अफराद हैं माशरे के, वो भी इस राह पे आए। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तमाम गवर्नमेंट्स के, कि वो इनको प्रोमोट करें, इनको सपोर्ट करें, इनका हाथ थामे, ताकि ये खुद भी आगे बढ़े और सिर्फ इनके लिए कोई ऐलान सर आपकी तरफ से अगर है तो? ये बिल्कुल, मैं इससे पहले भी इनके लिए भी ऐलान बिल्कुल है। वज़ीर आला साहब, इसको मैं सीएम सेक्रेटरी इंशाल्लाह मदऊ करूंगा। सीएम साहब के नोटिस में मैं ये बात ला चुका हूँ। सीएम साहब इसको जो है खुद जो है हम इसको अवार्ड भी देंगे, रिवार्ड भी देंगे और कैश प्राइज भी देंगे। जबरदस्त। और उस कैश प्राइज को जो है माली मदद का मैं नाम नहीं दूंगा, मैं उसको प्राइज का नाम दूंगा। ठीक है, प्राइज है वो बिल्कुल, अवार्ड होगा, रिवार्ड होगा, रिवार्ड होगा इनके लिए। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे। अब हमसे गुफ्तगू करते हुए बढ़ना है। कराची के फायर टेंडर्स जदीद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फायर टेंडर्स कराची जो पहुंचे थे, कहां पर अब वो डिप्लॉय हो चुके हैं और इससे सिस्टम कितना अपग्रेड हो चुका है। गुज़श्ता रोज हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, आपको दिखाते हैं। इन कराची वालों के लिए आया है तोहफा, और ऐसा तोहफा जिसकी कराची वालों को शदीद ज़रूरत भी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि कराची में अक्सर ऐसे मकामात पर आग लग जाती है और उसके बाद हम ये सुनते हैं कि फायर टेंडर का अमला वक्त पर नहीं पहुंच पाया, फायर ब्रिगेड का अमला, या फिर फायर ब्रिगेड के जो अपने मसाइल हैं, गाड़ियां कम हैं, अमला कम है, ये सारी शिकायत होती हैं। लेकिन अब चूंकि ये तोहफा कराची में आ चुका है, 52 फायर टेंडर्स और 2 बाउंसर का ये तोहफा, अब हम आज के शो में ये बात करेंगे कि अब कराची की मुश्किलात आग लगने के बाद कितनी कम होंगी। और जब बात है मुश्किलात की, तो मुश्किलात कराची ने क्या क्या देखी। कराची सबसे बड़ा शहर, कराची वो शहर जहां आए रोज आग लगने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। कराची वो शहर जहां पर ये ज़रूर कहा जाता है कि आग लग गई है, लेकिन फायर टेंडर ताख़ीर से पहुंचा। ये जो ताख़ीर से पहुंचने वाला मामला होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराची बड़ा शहर, और यहाँ पर जब फायर टेंडर्स की हम बात करते हैं, 25 स्टेशन थे, 11 फाल थे, 44 फायर टेंडर्स थे, 14 फाल थे। लेकिन इस तोहफा कितना सिस्टम अपग्रेड हुआ, कितनी बेहतरी आई, कितना सुख का सांस कराची वालों ने लिया, आज हम इसकी बात करेंगे। और जो 52 फायर टेंडर्स आए हैं, इनका ब्रेकडाउन क्या है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जावेद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, 52 फायर टेंडर्स आपको मिल गए, 2 वाटर बाउंसर आपको मिल गए। आप हमारे साथ ये शेयर कीजिएगा कि पहली क्या मुश्किलात थी जिनका आपको सामना करना पड़ता था, अब क्या आसानी होगी इनके मिलने के बाद? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद दी हमें। तो इसके मिलने के बाद लाजमी बात है, हमारा जो है क्रू बढ़ गया है ये फायर टेंडर का, और हमें अब आग बुझाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास जो है कराची की तकरीबन से, आप भी इस बात को समझते हैं कि 3 करोड़ तक की तकरीबन आबादी है कराची की, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो फायर का, वो 1 लाख आबादी के ऊपर जो है ना एक फायर स्टेशन होता है, जिसमें फायर टेंडर 2 मौजूद होने चाहिए। और अब जो है ये मिलने के बाद जो है हमारा अमला बहुत खुश है।
हमारे अमले ने माशाल्लाह इसमें खुशी का भी इजहार किया है और हमने शुक्रिया अदा करा है वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक, गवर्नर तक, और गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर हम क्या ये समझें कि इन गाड़ियों के आने के बाद, आग लगने के बाद उन पर काबू पाने जैसे मसाइल थे वो हल हो गए हैं या अभी भी मसाइल बाकी हैं? एक जुमला हम हमेशा सुनते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, अब ये शिकायत दूर हो जाएगी? नहीं, शिकायत तो देखें दूर इस तरह नहीं हो सकती कि देखें जब तक कॉल हमें रिसीव नहीं होगी इन टाइम, जिस वक्त हमें कॉल रिसीव होती है उसके विदिन 2 मिनट जो है ना हमारी गाड़ी आउट होना लाजमी और अल्हम्दुलिल्लाह वो होती है। अच्छा, अब रास्ते में देखें रोड की हालत क्या है, ट्रैफिक स्टक है, तो उसमें पर प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्क्यू का अमला या फायर का अमला जो है वो हमेशा ऑन बोर्ड रहता है, बिल्कुल तैयार होता है और विदिन 2 मिनट्स अगर हमारे पास रिसीविंग कॉल के बाद जो है हम लोग फायर के लिए निकल जाते हैं, रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। ये ताखिर वाली बात जो है इस पर हमेशा हमें दुख होता है, लेकिन हम ताखिर नहीं करते। अच्छा सर, ये जो फायर टेंडर्स अब आ गए हैं ये तो एक दरीना मसला हल हो गया, अब आप अपने डिपार्टमेंट के इश्यूज भी हमें बताएं। इतना अमला आपके पास है इनको ऑपरेट करने के लिए या अमला नाकाफी है? बिल्कुल, हमारे पास फायर ड्राइवर शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फायर ड्राइवर्स इन फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, तो उसके लिए हम लोगों ने समरी मूव की है जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उस पर काम हो रहा है और हमने कहा भी है कि भाई जो हमारे पुराने ड्राइवर्स हैं उनको भी रख लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिलहाल, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी अपॉइंटमेंट पे बैंड भी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हमने अपील की है एज ए थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर साहब। सिर्फ ड्राइवर का मसला नहीं है, अमले का मसला भी है। ड्राइवर फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राइवर्स की है, फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राइवर की। अमला आपको लगता है कि मैनेज हो रहा है? अमला मैनेज हो भी जाता है, लेकिन अमला भी साथ आएगा क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो है 300 पोस्ट जो है वो वैकेंट है एज पर CR। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल जहाँ पर खड़ी है, बल्कि खड़ी हैं, ढेर सारी हैं, ये उस वक्त तक इस कहना चाहिए कि काबिल इस्तेमाल नहीं जब तक स्टाफ साथ मौजूद ना हो। वाई दिस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो अब आपको दिखाएंगे कि क्यों स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल इसे कहा जा रहा है, फायर टेंडर कहा जा रहा है, और इसमें अमला कितना होता है, हर शख्स का रोल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। फायर ऑफिसर जफर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जफर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हाँ, एक तो हम इस फायर टेंडर को घूमकर देखेंगे भी कि इसके फंक्शंस क्या हैं, आप शुरू से आखिर तक हमें ये बताइएगा कि इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, कितने लोग इसमें बैठते हैं, और आप हमें साथ साथ ये दिखाएं भी कि इस फायर टेंडर के अंदर क्या कुछ है। ये फायरमैन क्रू है, मतलब यहाँ पे फायरमैन कैबिन होता है, ये फायरमैन क्रू इसके अंदर बैठते हैं, और ये इस पर पूरा जो फायर एंड रेस्क्यू इंटरनेशनल सर्विसेज में जो चीज़ें यूज़ होती है फायर फाइटिंग में, तो वो पूरा इसमें सिस्टम ये इसमें रखा हुआ है। ये क्या है और ये किस काम के लिए मदद करता है? ऐसा है कि ये 4 पार्ट्स के शटर्स होते हैं, हर शटर के अंदर जो है इसके इक्विपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी फायर पे जाते हैं और हमें वहाँ पे दुकान में आग मिलती है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि रात में या सुबह के वक्त में दुकानें बंद होती हैं, तो हमें तो अपना काम पूरा करना है, तो लिहाजा जो इक्विपमेंट है इसके अंदर ये लार्ज एक्स है। लार्ज एक्स का काम ये होता है कि ये शटरों को हम इसको काटते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने होल्स बनाते हैं। होल्स इतना हम बना देते हैं कि उसके अंदर हमारी जो हाउस पाइप या नोजल्स वगैरह उसके अंदर इन करके हम उसको वो करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। इतने में जो टीम वर्क होता है, तो उसमें जो दूसरी पार्टी है ये उसके शटर के ताले काटते हैं, इससे ये बोल्ट कटर कहलाता है। सर ये देखने में तो एक कैमरे के लेंस जैसा लग रहा है, पर ये क्या है? ये नोजल होती है, ये मल्टीपर्पज़ है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस उस पर पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 फंक्शन होते हैं। नोजल ये जेट बनाएगी, जेट से मुराद ये होती है कि पतला पानी का प्रेशर होता है कि वो काटता है। इसमें शावरिंग होती है कि जैसे एक शावर होता है, तो अपने आप को या पीछे फायर फाइटर जो आपके साथ आके काम कर रहा है उसको हीट की तपिश से बचाने के लिए उसको फॉग करते हैं। ये सिस्टम मल्टीपर्पज़ सिस्टम पे है ये सारा। हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप खुद भी किसी हादसे का शिकार हो गए थे जी, और अभी तक आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ हादसा 2008 में हादसा हुआ था। लियारी का एरिया था, कोयला गोदाम। यहाँ पे एक हादसे पे हम गए थे, तो वहाँ पे दीवार गिर गई थी पैर पे, तो उसके बाद से मेरे 10 ऑपरेशन हुए। तो ये मेरा पंजा जो मेरा लेफ्ट फुट है कटा हुआ है पूरा, मतलब चल नहीं सकता मैं सही। और जिस तरह सिद्रा ने आपको पूरा टूर कराया इस व्हीकल का, ऐसे में हम अब बात करते हैं कि हादसा हादसा ही रहे, सानहे में ना बदल जाए।
हर मेंबर जो है उस पर इक्वल जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ऐसे में ड्राइवर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वक्त पर पहुंचना, जल्दी पहुंचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में रास्ता समटाइम्स दुश्वार होता है, ऐसे में समटाइम्स ऐसी गलियां आ जाती हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर है जो कि कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस व्हीकल को, वो जो साइट है उसके करीब तरीन लेकर जाए। शकील साहब, ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने सालों से आप इस शोबे के साथ, फायर फाइटिंग के शोबे के साथ मुंसलिक एज ए ड्राइवर? 8 से 10 साल। अच्छा शकील साहब, ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ व्हीकल्स ड्राइव की हैं, ये जो नई व्हीकल्स आई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल्स आई हैं, ये और पुरानी व्हीकल्स कितना फ़र्क है? ज़रा इस डैशबोर्ड को मुझे एक्सप्लेन करें कि ये कितना मुनफरिद है और कितना मुख्तलिफ है। ये कोई इसमें और तो ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, ड्राइव के लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा। हर चीज़ वही पुरानी जैसी उसकी है। इसमें जो डैशबोर्ड का सिस्टम है, ये इसमें इन्होंने अलग, जैसे अम्बरलेट का बटन दिया हुआ अलग से है। ये दो चीज़ें पहली उन गाड़ियों में भी है। अच्छा। इनमें भी ये थी, अम्बरलेट और उसके साइलेंट के बगैर तो अधूरी है गाड़ी। ये दो चीज़ें पहली गाड़ियों में थी, इनमें भी है, मगर इसमें थोड़ा सा ये पीछे कैमरा दे दिया। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये पीछे कैमरा दिखाएगा। सही। इसमें थोड़ी बहुत सहूलियात है हमें, ठीक है, यानी कि आगे पीछे पूरी गाड़ी हमें, ड्राइवर को खुद को दिखती है कि वो किसी दूसरे पे न करे, खुद आपने उस पर चला सकते हैं। इसमें ये एक चीज़ है। अच्छा। बाकी एसी है, हर चीज़ इसमें ज़बरदस्त, ये एसी है, बेहतरीन। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त कॉल आती है कि कहीं पर आग लग चुकी है और फ़ौरन से पहुंचना है वहाँ पर, कितनी देर में निकलते हैं अपने स्टेशन से? जैसे कॉल आती है उसके बाद फायर बेल बजती है, मगर रेडी रहते हैं हम ड्यूटी के दौरान, यानी कि बिल्कुल रेडी रहते हैं। ऐसा कितनी बार होता है? 2 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हो चुका, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि। बिल्कुल शकील साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आमीन, अल्लाह पाकिस्तान करे, बड़ा दुरुस्त इन्होंने कहा है। हादसा किसी भी वक्त और किसी के साथ भी हो सकता है, वो मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। आप यकीन जाने, जिस वक्त एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही होती है, हमें नहीं मालूम होता वो कहाँ जा रही है, हमें नहीं मालूम होता उसका जाना, उसका पहुँचना कितना ज़रूरी है, जल्द पहुँचना कितना ज़रूरी है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं फायर टेंडर में और कहीं से कॉल आती है, इत्तला आती है कि आग लग गई है, आग चाहे किसी भी दर्जे की हो, ख़तरनाक सूरत हाल होती है, गाड़ी में बैठते हैं, क्या जज्बा होता है, पहला ख्याल जहन में क्या आता है आपके? हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे हम नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम आराम कर रहे हों, नाइट ड्यूटी हो या दिन ड्यूटी हो, फायर कॉल बजते ही हम फ़ौरन नीचे आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं। और गाड़ी में हम यही सोच रहे होते हैं कि अगर कोई मकान की आग है तो खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो और जान नहीं फंसी हुई हो, ताकि जल्द से जल्द पहुंच के हम इंसानी जान को बचा सकें। शबीर, आपके वालिद शहीद हुए, फायर फाइटिंग करते हुए शहीद हुए, उसके बाद ये जज्बा कहाँ से आप तक मुंतकिल हुआ कि आपने सोचा कि वालिद जिस शोबे से मुंसलिक थे, मैंने भी वही कॉज उसकी तरफ बढ़ना है? मेरे वालिद साहब 2007 में शहीद हुए थे। मेरे वालिद साहब का काम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के अंदर थे और वो सीनियर थे। वो काफ़ी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन अटेंड किए हैं और उनमें काफ़ी कामयाबी हासिल करी है। उसके बाद जब इन्होंने ये 2007 का ऑपरेशन अटेंड किया तो इसमें वालिद साहब का हादसा हुआ, उस हादसे में वालिद साहब शहीद हो गए। आपका भी ज़ाहिर है वसी तजुर्बा है इससे मुताल्लिक, अगर आप शेयर कर सकें। तीसरे दर्जे की आग क्या बड़ा नॉर्मल होता है? शो का वक्त हो गया है, दोबारा कर लेते हैं मिलके इसको। लाइव में होता है, ये नहीं होता ना, करें क्या? मैं तुम्हें रेडी नहीं लग रही? शो का वक्त हो गया ख़त्म, आपसे करेंगे मुलाकात कल। रखिए अपना बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।